नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में विश्व के भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जा रहा है। इस क्रम में आज का सबसे पहला टॉपिक है परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को और परिवहन के अंतर्गत सबसे पहले रेल परिवहन को कवर करेंगे। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि संसार में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक ये संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक ये रेल मार्ग है इसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। आइए जरा इसको डिटेल में कवर करते हैं। देखिए यहाँ पर यह बात मेंशन भी है कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक के बीच में जो रेल मार्ग है इसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाता है और ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसके संदर्भ में दो डेटा दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 9,289 किलोमीटर दिया गया है और वहीं एनसीईआरटी 2020 की अगर देखें तो उसमें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई 9,322 किलोमीटर दी गई है। क्लियर? तो ये दोनों डेटा आप याद रखेंगे, इन दोनों में से कोई एक ही डेटा आपके ऑप्शन में रहेगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई कि एनसीईआरटी 2020 के अकॉर्डिंग 9,322 किलोमीटर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई है। क्लियर? देखिए याद रखिएगा कि रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के सुदूर पूर्व नगर व्लादिवोस्टोक से ये जोड़ता है। यहां पर एक बात और ध्यान रखिए, यहां पर लिखा है कि सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक तक ये जोड़ता है। देखिए आप सभी को पता है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है इसको लेनिनग्राड भी कहते हैं। क्लियर? और दूसरी बात ये कहां पर है तो आपको पता है कि यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में बाल्टिक सागर पर स्थित है सेंट पीटर्सबर्ग और इस सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर से ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ती है। क्लियर? तो आपको इसकी अवस्थिति भी क्लियर हो गई। क्लियर? अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। कहने का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर कौन सा नगर अवस्थित नहीं है। तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा, सोची नगर। क्लियर? तो याद रखेंगे ये जो सोची शहर है ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। क्लियर? तो ये प्रश्न उठता है कि सोची कहां पर है। तो याद रखेंगे सोची काला सागर तट पर स्थित रूस का शहर है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जो विकल्प में नगर के नाम दिए गए हैं उनको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, जैसे कजान, ओमस्क, चिता, ये सभी नगर कहां पर हैं? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित हैं। यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण नगर हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे मॉस्को, पर्म, येकाटेरिनबर्ग, क्या नाम है? येकाटेरिनबर्ग, इसके अलावा ट्यूमिन, इसके अलावा ओमस्क तो आप यहां देख ही रहे हैं। ओमस्क के अलावा नोवोसिम्बर्स्क, क्या नाम है? नोवोसिम्बर्स्क, इसके अलावा क्रास्नोयार्स्क, ये भी ध्यान में रखेंगे। अंगार्स्क भी याद रखेंगे। इरकुत्स्क शहर भी जो है इस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर है। क्लियर? इसके अलावा खाबरोयस्क, क्या नाम है? खाबरोयस्क, ये भी ध्यान में रखेंगे। और व्लादिवोस्टोक, ये जो मैं आपको नगर के नाम बता रहा हूं ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यूपीपीसीएस 2019 के प्रीलिम्स में अगर इस तरह का प्रश्न नगर से पूछा गया है तो जो भी महत्वपूर्ण नगर है वो आपको ध्यान में रखने होंगे। और ये जो आप कजान शहर देख रहे हैं ये कजान शहर मॉस्को से येकाटेरिनबर्ग के बीच जो रेल मार्ग है उसमें ये जुड़ा हुआ है और ये दक्षिण ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर है। क्लियर? तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिकान नामक विश्व का सबसे लंबी रेल मार्ग सुरंग कहां पर स्थित है। तो याद रखेंगे जो सिकान है ये कहां पर है? जापान में। क्लियर? तो ये आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा सिकान जो है ये रेल सड़क सुरंग है जो कि कहां पर है? जापान में स्थित है और इसकी लंबाई जो है 53.85 किलोमीटर है जो कि होन्शु द्वीप से जोड़ती है। क्लियर? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर ये पूछा जाए कि सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन सा है। क्लियर? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन सा है तो याद रखेंगे वर्तमान में गोथार्ड, क्या नाम है? गोथार्ड, आपको पता है कि ये स्विट्जरलैंड में है तो ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में गोथार्ड जो कि स्विट्जरलैंड में है ये सुरंग सबसे लंबे रेलवे सुरंग के रूप में जानी जाती है। तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? गोथार्ड, जो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 57 किलोमीटर है। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? गोथार्ड। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका का एकमात्र महाद्वीप पार रेल मार्ग जोड़ता है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में जो ट्रांस एंडीज रेल मार्ग है ये किसको जोड़ता है? ये ब्यूनस आयर्स को वालपराइजो से जोड़ता है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, सी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। आइए जरा इसको डिटेल में कवर करते हैं। याद रखिएगा ट्रांस एंडीज रेल मार्ग दक्षिण अमेरिका का एक प्रसिद्ध रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है और 1910 में यह बनकर तैयार हुआ।
याद रखिएगा, ये जो ट्रांस एंडीज रेल मार्ग दक्षिण अमेरिका में है, ये प्रशांत तट पर स्थित वालपराइजो से शुरू होता है और अटलांटिक तट पर स्थित ब्यूनर्स आयर्स तक जाता है। क्लियर है? तो आपने देखा वालपराइजो से ब्यूनर्स आयर्स तक। दूसरी बात कि चिली और अर्जेंटीना के मध्य एंडीज पर्वतमाला को पार करने के लिए इसे 3484 मीटर ऊंची और कई सुरंगों से होकर निकलना पड़ता है और इस रेलमार्ग के द्वारा पंपास और पश्चिमी तट की उपजों का निर्यात होता है, व्यापार होता है। इसके अलावा यात्रियों का आवागमन और डाक का आवागमन भी आसान हो गया है। क्लियर? तो ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे ट्रांस एंडीज रेलमार्ग के संदर्भ में। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर देखिए रेल परिवहन से संबंधित जो स्टैटिक पार्ट है वो कंप्लीट हो गए। देखिए परिवहन में कई प्रश्न करंट से भी बनते हैं। क्लियर है? अब जैसे अभी हाल फिलहाल में जैसे आपने देखा कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल था उसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो यहां से भी प्रश्न आपको परिवहन में करंट से भी अटैच करके पूछा जाएगा। आप सभी इस बात से परिचित हैं, जब हम लोग करंट को कवर करेंगे तो इन सभी टॉपिक पर डिटेल चर्चा होगी और प्रयास किया जाएगा कम से कम 2 मैगजीन को कवर किया जाए। दूसरी बात, अब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर संक्षिप्त में आपसे परिचित करा दूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। ये जो रेलवे पुल है ये चिनाब नदी पर बना है। क्लियर? इसलिए इसको चिनाब पुल के नाम से जानते हैं। और ये किस जिले में है? तो याद रखेंगे रियासी जिले में। क्लियर? और आपको ये भी पता है कि जो पूरा प्रोजेक्ट है ये किसके अंतर्गत है? तो याद रखिएगा ये कटरा बनिहाल खंड का एक हिस्सा है। और ये कटरा बनिहाल खंड किसका हिस्सा? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन परियोजना का। क्लियर? तो याद रखेंगे ये जो प्रोजेक्ट है आप शॉर्टकट में बोलेंगे USBRL परियोजना का एक भाग है। किसका? USBRL। क्लियर? अब इसका फुल फॉर्म क्या है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये भी याद रखिएगा कि ये जो रेलवे है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। क्लियर? ये जो पुल बना है याद रखिएगा इसकी जो ऊंचाई बताई गई है वो बताई गई 359 मीटर की। कितनी? 359 मीटर की। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और इसकी तुलना की गई है पेरिस के एफिल टावर से। और ये बताया गया कि जो पेरिस का एफिल टावर है उससे 35 मीटर ये ऊंचा है। क्लियर? अगर मैं इस पुल की लंबाई की बात कर लूं तो इसकी लंबाई कितनी है? 1.3 किलोमीटर। क्लियर? ये सभी बातें ध्यान में रखेंगे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा कि इसकी लाइफ 120 साल लगभग बताई गई है। क्लियर? और आपको पता है कि ये जो पुल है ये कश्मीर घाटी को जम्मू के कटरा से जोड़ता है। क्लियर है? जैसे कटरा से श्रीनगर तक की यात्रा कितना समय बचेगा? कई बार ये भी प्रश्न पूछ देता है। तो याद रखिएगा लगभग 5 घंटे का समय बचेगा। क्लियर? कहने का मतलब है कि ये जो पुल है ये जम्मू से कश्मीर की कनेक्टिविटी को बेटर करता है। क्लियर? तो ये सारी बातें इसी तरह से आपको डिटेल में जो भी करंट के टॉपिक होंगे परिवहन से संबंधित वो हम लोग कवर करा देंगे। क्लियर? अगला जो टॉपिक है वो है बंदरगाह। बंदरगाह के अंतर्गत यहां पर सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? क्लियर? तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका आंसर बी विकल्प से हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा ये जो जोहान्सबर्ग है ये दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है। क्लियर? तो बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक भाग में स्थित है और इसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये भी याद रखेंगे, इस पर चर्चा भी हो चुकी है। इसको सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। क्लियर है? और जो भी नगर यहां पर मेंशन है वो सभी दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाह नगर हैं, जैसे डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ और केप टाउन। क्लियर? ये तीनों नगर आप ध्यान में रखेंगे कि ये बंदरगाह नगर है, डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ और केप टाउन। लेकिन जोहान्सबर्ग ये आंतरिक भाग में है और इसको सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगला देखिए, आगे यहां पर बंदरगाह को देश की सूची के साथ अटैच करना है। क्लियर है? अच्छा, बंदरगाह की बात हो रही है तो एक टर्म्स प्रयोग होता है, जरा उस पर भी मैं संक्षिप्त चर्चा चाहता था कि पोर्ट ऑफ कॉल। ये जो पोर्ट ऑफ कॉल है जिसको आप हिंदी में कहते हैं पड़ाव पत्तन। याद रखिएगा कभी अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि वे पत्तन जहां पर कोई जलयान रुककर ईंधन या पानी या यात्रियों के लिए भोजन आदि लेता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उस पत्तन को कहा जाता है पोर्ट ऑफ कॉल। क्लियर? क्या कहते हैं? पोर्ट ऑफ कॉल यानी पड़ाव पत्तन। क्लियर? आगे देखिए, यहां पर आइए सूची को सुमिलित करना है। पहला लिखा है बनियास पत्तन। देखिए बनियास पत्तन को आप सीरिया से अटैच करेंगे, ए को चौथे के साथ। अगला लिखा हुआ है त्रिपोली बंदरगाह, त्रिपोली बंदरगाह को लीबिया के साथ यानी बी को पहले के साथ। इलात बंदरगाह को इजराइल के साथ यानी सी को दूसरे के साथ। और अकाबा बंदरगाह को किसके साथ अटैच करेंगे? जॉर्डन के साथ यानी यहां पर डी को तीसरा। तो कूट क्या बन रहा है? 4 1 2 3 और 4 1 2 3 के आधार पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखेंगे यहां से प्रश्न बनता है। तो यहां पर चार्ट के माध्यम से एक बार और देख लीजिए। बनियास बंदरगाह सीरिया से संबंधित है, त्रिपोली बंदरगाह लीबिया से संबंधित है, इलात बंदरगाह इजराइल से संबंधित है और अकाबा बंदरगाह जॉर्डन से संबंधित है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है?
कई बार ग्वादर बंदरगाह देके पूछ लेता है कि किस देश से है, यहाँ पर देश का नाम मेंशन करके प्रांत पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर याद रखेंगे ए विकल्प सही हो जाएगा, बलूचिस्तान में। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये जो ग्वादर बंदरगाह है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए आरओ के मेंस 2021 में प्रश्न ये पूछा गया था। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर तट पर स्थित है और ये जो ग्वादर बंदरगाह है ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसको आप सीपीईसी के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है और इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और समुद्र सिल्क रोड परियोजना के बीच एक कड़ी माना जाता है। कौन? ग्वादर बंदरगाह। क्लियर? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर पर ये स्थित है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहां पर नहीं देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए पहला लिखा है रॉटरडम, तो देखिए रॉटरडम जो बंदरगाह है ये नीदरलैंड, बिल्कुल सही है। इगारका जो बंदरगाह है इसका संबंध कहां से है? रूस से है। क्लियर? ये चीन दिया गया है, तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा इगारका बंदरगाह का संबंध रूस से है। वहीं पर मांटेवीडियो, ये जो मांटेवीडियो बंदरगाह है ये उरुग्वे, बिल्कुल सही है। जकार्ता का संबंध इंडोनेशिया, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि जो इगारका बंदरगाह है इसका संबंध कहां से है? रूस से है। क्लियर है? रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड, मांटेवीडियो उरुग्वे से और जकार्ता का संबंध इंडोनेशिया से है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो देखिए अगर हम बात करें संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर की तो आपका सीधा जवाब होगा स्वेज नहर। कौन है? स्वेज नहर। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे आप कि स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। क्लियर? तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। अब यह प्रश्न उठता है कि स्वेज नहर जोड़ती किसको है। क्लियर? क्योंकि यहां से प्रश्न लगातार बनता है और देखिए ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। याद रखिएगा स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्लियर हो गया कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस जलमार्ग का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स के द्वारा किया गया था। कब? 1869 में। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में लिखेंगे कि फ्रांसीसी इंजीनियर हैं जिनका नाम है फर्डिनेंड लेसेप्स। क्लियर? और इन्हीं की देखरेख में 1869 में से पूर्ण किया गया और इस नहर की लंबाई 165 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 60 मीटर है। क्लियर? याद रखिएगा इसकी उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद और दक्षिणी प्रवेश द्वार पर स्वेज पत्तन स्थित है। क्लियर? तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे स्वेज नहर की उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद और दक्षिणी प्रवेश द्वार पर स्वेज पत्तन स्थित है। और एक बात और याद रखिएगा कि स्वेज नहर के उत्तरी भाग में मैंजाला झील, मध्य भाग में तिम्सा झील और दक्षिणी भाग में बृहद विटर झील स्थित है। क्लियर? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और यह नहर वर्तमान में मिस्र सरकार के अंतर्गत है। क्लियर? अब देखिए यहां पर ये आपने स्वेज नहर के बारे में देख लिया कि स्वेज नहर जो है ये कहां पर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्लियर? और यहां पर ये बात ध्यान में रखना है कि इसकी लंबाई 165 किलोमीटर, चौड़ाई 60 किलोमीटर है। क्लियर? यहां पर एक बात और प्रश्न पूछा जाता है आपसे, पूछा जाता है कि स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर जो भी प्रमुख झीलें हैं उसका क्रम बताइए। क्लियर? तो अगर मैं बात कर लूं कि स्वेज नहर क्षेत्र में कौन कौन सी झीलें आपको ध्यान में रखनी है और वो भी उत्तर से दक्षिण के क्रम में, ये प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे सबसे पहले याद रखेंगे मंजिला झील। कौन सी? मंजिला झील। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे सबसे उत्तर में आप ध्यान रखिएगा मंजिला झील। क्लियर? मंजिला झील को सबसे उत्तर में, उसके बाद मंजिला झील के दक्षिण में आप ध्यान रखेंगे टिम्सा झील। कौन है? टिम्सा झील को। क्लियर है? तो आपने सबसे पहले मंजिला, दूसरा टिम्सा देखा, तीसरे नंबर पे याद रखिएगा ग्रेट बिटर झील, ये जो बृहद बिटर झील है ये तीसरे नंबर पे दक्षिण में और इसके दक्षिण में लिटिल बिटर लेक। क्लियर? तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा मंजिला लेक यानी मंजिला झील, दूसरी है टिम्सा झील, तीसरे नंबर पे ग्रेट बिटर झील और चौथे नंबर पे लिटिल बिटर झील आ जाएगा। ये उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। क्लियर? अब यहां पर देखिए ये तो बात आपने कर ली स्वेज नहर के बारे में। देखिए यहां से प्रश्न डिटेल में आता है, इसलिए इस प्रश्न को 360 डिग्री में जरूर कवर करिए। जैसे यहां पर देखिए विकल्प ए में कील नहर दी गई है। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि जो कील नहर है किसको जोड़ती है। तो याद रखिएगा जर्मनी में उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली ये नहर है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई कि कील नहर जर्मनी में उत्तर सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर है। क्लियर? फिर उसके बाद विकल्प बी में देखिए पनामा नहर लिखा है। पनामा नहर के बारे में आपको पता है कि ये जो पनामा नहर है ये पनामा स्थल खंड को काटकर बनाई गई, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पनामा नहर। और याद रखिएगा ये जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। क्लियर? कैरेबियन सागर किस महासागर में? अटलांटिक महासागर। क्लियर? तो याद रखेंगे ये जो पनामा नहर है प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर जो कि अटलांटिक महासागर में इससे जोड़ती है। क्लियर? अगला यहां सी विकल्प में देखिए सू नहर दिया है। सू नहर के बारे में याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे सू नहर किसको जोड़ता है?
ये उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। और एक बात और याद रखिएगा कि इन झीलों के बीच सेंट मेरी प्रपात भी है। क्लियर है? इन झीलों के बीच कौन सा प्रपात है? सेंट मेरी प्रपात, वो भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब ये प्रश्न 360 डिग्री में कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये मार्ग संसार के 2 सर्वाधिक विकसित देश कनाडा के पूर्वी भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो मार्ग है ये संसार के 2 सर्वाधिक विकसित देश यानी कनाडा के पूर्वी भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण और व्यस्त जलमार्ग है। दोनों ही मार्गों पर अच्छे पत्तन तथा पोताश्रय की सुविधा उपलब्ध है। उत्तरी अटलांटिक प्रदेश का व्यापार ये विश्व के शेष सम्मिलित व्यापार से भी अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कथन और कारण के प्रश्न है, इसमें इसकी समीक्षा कीजिए। तो देखिए, कथन में लिख रहा है कि स्वेज नहर बनने से भारत का पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है, स्पष्ट है कि स्वेज नहर बन जाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई। कारण क्या है? क्योंकि स्वेज नहर किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई कि चूंकि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसलिए जो स्वेज नहर है वो भारत को पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने के लिए सुगम बनाती है, उसकी दूरी को कम करती है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही हो रही है, इसलिए यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, ये भी प्रश्न कई बार रिपीट किया गया। आइए जरा इसको डिटेल में देख लीजिए। देखिए, इस बात पर तो चर्चा हो चुकी है स्वेज नहर के बारे में कि स्वेज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था। क्लियर? और याद रखिएगा कि लगभग 100 वर्षों तक इस नहर पर इन दोनों देशों के अधिकार रहे। क्लियर? और वर्तमान में इस पर किसका अधिकार है? मिस्र का अधिकार है। और ये जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को किससे? लाल सागर से जोड़ती है। और इस नहर के बन जाने से यूरोप और दक्षिण एशिया के देशों के बीच की दूरी लगभग आधी हो गई है। क्लियर? आपने अभी ये पढ़ा भी है कि स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद और दक्षिणी सिरे पर पोर्ट स्वेज अवस्थित है। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो सू नहर के संदर्भ में है। क्लियर? और अभी मैंने एक प्रश्न के दौरान सू नहर को आपको कोरिलेट कराया था, तो पहले तो उस बात को रिकॉल करिए कि क्या बात हुई थी। आपसे चर्चा हुई थी कि जो सू नहर है ये उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है और इन झीलों के बीच में सेंट मेरी प्रपात है। क्लियर? तो देखिए, क्या उस नॉलेज से ये प्रश्न हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील के साथ ये सू नहर जोड़ती है। डी विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि ये तो स्पष्ट हो गया कि सू नहर उत्तरी अमेरिका की 2 महान झीलों यानी सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है और अन्य प्रमुख झीलें जैसे मिशिगन, ईरी और ओंटारियो। क्लियर? यहाँ पर और इसमें एक बात और याद रखिएगा कि मिशिगन झील जो है ये केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा जो 4 महान झीलें हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य विभाजित होती हैं। क्लियर? और पूर्व में भी आप इस बात को डिटेल में कई जगह पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? वर्तमान समय में जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह है वो है कोलंबो। क्लियर? तो यहाँ पर वर्तमान के आधार पर अगर इसका आंसर करें तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा और उस समय मुंबई था। क्लियर? तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह कोलंबो है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि किसको मिली है? तो यहाँ पर विकल्प में जो नाम है उसमें आपका सी विकल्प से हो जाएगा सिंगापुर। क्लियर? यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह देखें तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा चीन का संघाई। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि वर्तमान में पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह संघाई। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह यानी सेम बात ये रिपीट है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प से हो जाएगा चीन का संघाई। क्लियर? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन कहां पर है? तो याद रखेंगे, आपको पता भी है कि अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन कहां पर? मिस्र में है। क्लियर? तो मिस्र में ये अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है, यानी ये अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कहां पर है? मिस्र में स्थित है। अब इसके अलावा कुछ और बंदरगाह दिए गए, जरा इसको भी देखिए। अलेक्जेंड्रिया ये तो क्लियर हो गया कि मिस्र में। अगर हम बात करें हैफा बंदरगाह की तो याद रखेंगे हैफा बंदरगाह कहां संबंधित होगा? इजराइल से। इसी तरह से जिद्दा बंदरगाह का संबंध सऊदी अरब से। मसावा बंदरगाह का संबंध कहां से? इरिट्रिया से। जकार्ता बंदरगाह का संबंध इंडोनेशिया से और लागोस बंदरगाह का संबंध कहां से? नाइजीरिया से है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो आपने देखा अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन मिस्र में, हैफा इजराइल में, जिद्दा सऊदी अरब, मसावा इरिट्रिया, जकार्ता इंडोनेशिया, लागोस बंदरगाह नाइजीरिया से संबंधित है। अब एक पोर्ट पूछा गया था जिसका नाम था नेलोथ पोर्ट। क्या नाम है? मैं नीचे लिख दे रहा हूं तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। नेलोथ पोर्ट। अब देखिए, जो नेलोथ पोर्ट है
इसके संदर्भ में आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि ये पोर्ट डायमंड पोर्ट भी कहा जाता है। ये जो पोर्ट नेलोथ है इसको डायमंड पोर्ट भी कहा जाता है और ये दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर? यहां पर एक बात याद रखिएगा कि इसका निर्माण हीरा उत्पादक क्षेत्र में किया गया, इसीलिए पोर्ट नेलोथ को पोर्ट डायमंड कहा जाता है। क्लियर? तो इस बात को भी यहां पर ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से एक और आप पत्तन ध्यान में रखेंगे, उसका नाम है मरकैबो। क्या नाम है? मरकैबो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये मरकैबो क्यों है? देखिए मरकैबो पत्तन, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि वेनेजुएला की मरकैबी झील पर स्थित है। ये जो मरकैबो पत्तन है ये वेनेजुएला के मरकैबी झील पर है और मरकैबी झील खनिज तेल के भंडार में संपन्न है। क्लियर? तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है? क्लियर? तो देखिए अगर हम बात करें कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन कौन है, तो देखिए आपने अभी बात देख ली कि संघाई जो है ये वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा पत्तन है और दूसरे नंबर पर कौन हो गया? सिंगापुर। क्लियर? तो यहां पर इसको आप अपडेट कर लेंगे। ये बात देखिए प्रश्नकाल के दौरान स्थिति कुछ और थी, लेकिन वर्तमान समय में संघाई विश्व का सबसे बड़ा पत्तन है और दूसरा सबसे बड़ा पत्तन सिंगापुर। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व में कंटेनर क्षमता, ठीक है, यानी कंटेनर वॉल्यूम के दृष्टिकोण से शीर्ष कौन बंदरगाह है, तो याद रखेंगे विश्व में कंटेनर क्षमता के अकॉर्डिंग नंबर 1 पर संघाई है जो कि चीन में है, दूसरे नंबर पे सिंगापुर है। क्लियर है? और तीसरे नंबर पे कौन है, तो याद रखेंगे चीन का ही एक बंदरगाह है जिसका नाम है निंगबो झाउशान। क्लियर? तो याद रखेंगे निंगबो झाउशान जो है चीन में है, लेकिन यहाँ पर संघाई पहला और सिंगापुर दूसरा, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन में कहा जा रहा है कि संसार के अधिकांश महासागर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो संसार के अधिकांश महानगर है वो तटीय क्षेत्रों पर। कारण क्या है? वे अंतरराष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वारा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई, यानी यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि संसार के जो अधिकांश महानगर हैं वो तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय महासागरीय मार्गों का द्वार भी कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा, सेंटोस को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि सेंटोस को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। बी विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कहवा भी चाय की तरह से रोपण कृषि का उत्पाद है और ये महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है और इसे 3 प्रकार में बांटा गया। पहला नाम है कॉफिया लाइबेरिया, दूसरा नाम है कॉफिया अरेबिका और तीसरा नाम है कॉफिया कोबस्ता। क्लियर? और अगर मैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा कर लूं तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का कहवा पात्र, तो आपका एक जवाब होगा ब्राजील का साओ पोलो। क्लियर? तो याद रखेंगे विश्व का कहवा पात्र कौन है? ब्राजील का साओ पोलो। इसी तरह अगर पूछा जाए कि कॉफी बंदरगाह, तो आपका जवाब क्या होगा? सेंटोस। और अगर मैं बात कर लूं कॉफी के निर्यातक देशों की, तो इसमें पहले स्थान पर ब्राजील और दूसरे पर कोलंबिया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा मुख्यतः गोदाम पत्तन का उदाहरण है? तो देखिए गोदाम पत्तन की बात करें तो यहां पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा, सिंगापुर गोदाम पत्तन का उदाहरण है। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। देखिए ये बात तो स्पष्ट हो गई कि सिंगापुर गोदाम पत्तन का उदाहरण है। गोदाम पत्तन को आंत्रेपो भी कहा जाता है और ये पत्तन एक देश के माल को दूसरे देश में भेजने का कार्य करते हैं और इन पत्तनों में माल का संचयन बड़े बड़े गोदामों में किया जाता है और यहां से दूसरे देशों में भेजा जाता है, इसीलिए इसे गोदाम पत्तन कहा जाता है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी के आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ध्यान रखिएगा उस नहर का नाम है लुडविंग्स। क्या नाम है? लुडविंग्स। क्या नाम है? लुडविंग्स। सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। आइए जरा इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये जो लुडविंग्स नहर है ये दक्षिणी जर्मनी का एक व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है और याद रखिएगा ये नहर डेन्यूब नदी से जुड़ी हुई है और इसका निर्माण 1836 से 46 के मध्य किया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे सबसे पहली बात तो लुडविंग्स नहर का संबंध कहां से? दक्षिणी जर्मनी से। और याद रखिएगा ये नहर डेन्यूब नदी से जुड़ी है, इसका निर्माण 1836 से 46 के बीच हुआ है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला जो प्रश्न है वो होगा कृषि एवं पशुपालन के नए चैप्टर से। क्लियर? तो याद रखेंगे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये एक नया चैप्टर अब शुरू हो रहा है। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर अग्रणी उत्पादक और खाद्यान्न के नाम दिए गए हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया है, ये एक तरफ ये खाद्यान्न है और ये अग्रणी उत्पादक देश के नाम है। क्लियर? आइए जरा इसको देखते हैं। अगर हम बात कर लें जौ की, तो देखिए जौ का अगर हम बात करें कि अग्रणी उत्पादक देश कौन है, क्लियर है? तो देखिए हम सबसे पहले ये बात स्पष्ट कर दें कि जो भी डेटा मैं आपको कोट करूंगा ये डेटा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO के आंकड़े के आधार पर होगा और ये 2021 का जारी आंकड़ा है। क्लियर? ये बात स्पष्ट हो गई। याद रखिएगा यानी इसी आंकड़े को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम जौ के संदर्भ में बात कर लें तो एक बात आप स्पष्ट याद रखेंगे कि जो जौ है ये कहां से संबंधित है? तो जौ के संदर्भ में रूस नंबर 1 पर है। कौन है? रूस। यानी आप यहां पर सीधे
ए को तीसरे के साथ जोड़ लीजिए। क्लियर है? जौ में नंबर 1 पर रूस है, देखिए दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे फ्रांस है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कितने खाद्यान्न का आप तीनों याद रखेंगे, जहां पर आवश्यकता पड़ेगी वहां पर तीनों बता दिया जाएगा। लेकिन जौ के संदर्भ में याद रखिए रूस नंबर 1 पर। मूंगफली की बात करें, देखिए जो छिलका मुक्त मूंगफली है उसमें नंबर 1 पर चीन है। क्लियर? तो इसको चीन से अटैच कर लीजिए, यानी बी को पहले के साथ। और एक बात और यहीं पर स्पष्ट कर दें कि जो मूंगफली छिलका मुक्त है उसमें भारत का दूसरा स्थान है, ये भी बात आप साथ ही साथ याद रखिएगा। चावल के संदर्भ में बात करें तो चीन नंबर 1 पर है। क्लियर? तो यहां पर चीन का ऑप्शन और नहीं है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के मामले में ब्राजील नंबर 1 पर है। क्लियर? तो देखिए ये जो प्रेजेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो है यहां पर मैच नहीं कर रहा है। आइए इसको देखते हैं जरा। हाँ, ये देखिए ये पुराना डाटा है। अब देखिए कई बार होता क्या है कि यहां पर देखिए ये दिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि वर्तमान में इस प्रकार है, लेकिन इसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। हो सकता है कि जब किताब लिखी गई तो उस समय 2019 के आंकड़े के अकॉर्डिंग हो, 2020 के, लेकिन जो ये लेटेस्ट आंकड़ा है, जो आप इसको FAO के 2021 के आंकड़े के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको क्लियर कर सकते हैं। घटना चक्र का जो नया आर्थिकी आई थी उसमें भी इस डेटा को दिया गया है, उसी के आधार पर यहाँ फैक्ट आपको अपडेट किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जौ की बात होगी तो रूस को नंबर 1 पर रखिएगा। क्लियर? जौ की बात होगी तो आप किसको लेंगे? रूस को। क्लियर? उसके बाद मूंगफली की बात हो तो छिलका मुक्त अगर मूंगफली है तो उसमें चीन को आप, ये सही है। क्लियर? तो यहां पर आप रूस कर लीजिए। फिर उसके बाद मूंगफली, अच्छा मूंगफली में एक डेटा मैंने आपको बता दिया है कि मूंगफली में नंबर 1 पर तो चीन हो गई, दूसरे नंबर पे भारत है, ये भी ध्यान रखिएगा। चावल के संदर्भ में बात करें तो चीन नंबर 1 पर है, ठीक है, और चावल के संदर्भ में भी भारत दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर बांग्लादेश। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के मामले में बांग्लादेश नंबर 1 पर है। क्लियर? दूसरे नंबर पर USA, तीसरे पर अर्जेंटीना। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर? जौ के संदर्भ में रूस नंबर 1 पर है, मूंगफली के संदर्भ में मूंगफली छिलका मुक्त, इसमें चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे नंबर पे है। चावल के संदर्भ में बात करें तो चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पर है, तीसरे पर बांग्लादेश है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के मामले में पहले नंबर पे ब्राजील है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। देखिए सेब के संदर्भ में बात करेंगे तो नंबर 1 पर चीन है। क्लियर? ऑप्शन में नहीं, दूसरे नंबर पे तुर्की है और तीसरे पर USA है। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए यही प्रश्न रिपीट हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको USA करना होगा, क्योंकि यहाँ पर चीन और तुर्की ऑप्शन में नहीं है, तो आपको तीसरा शीर्ष देश चुनना होगा। तो यहाँ पर देखिए उस समय के अकॉर्डिंग इटली था। क्लियर है? लेकिन इसको आप अपडेट कर लीजिए कि सेब के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन हो गया? चीन हो गया। क्लियर? दूसरे, अब देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पे USA बता रहा है, लेकिन सेब के उत्पादन में वर्तमान समय पे दूसरे नंबर पे तुर्की है और तीसरे पर USA। याद रखिएगा सेब के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां। क्लियर? तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपको सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पर पहला लिखा है मत्स्य पालन, इसको मछली से कोरिलेट करेंगे, यानी A को चौथे के साथ। बी में लिखा फूलों की खेती, यानी फूल से, यानी बी को तीसरे के साथ। रेशम के कीटों का पालन, यानी इसको पहले रेशम के साथ कोरिलेट करेंगे। और अंगूर की खेती का मतलब अंगूर से। ये बहुत ही सीधा प्रश्न है। यहाँ पर कोड बन रहा है 4 3 1 2 का, और 4 3 1 2 के आधार पर यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है। तो देखिए ये जो हिमगिरी है ये रोग प्रतिरोधी प्रजाति है किसकी? गेहूं की। स्पष्ट याद रखिएगा कि हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है गेहूं की। बी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मियों में बुआई के लिए ये अनुमोदित प्रजाति है, और ये जल्दी पकने वाली, यानी 110 से 120 दिनों में पकने वाली प्रजाति है, और ये भूरे एवं पीले रतुआ रोग के लिए रोग रोधक है। क्लियर? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और हिमगिरी की बात आएगी तो आप इसको गेहूं से कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मोनोकल्चर किसकी विशिष्ट विशेषता है। तो देखिए मोनोकल्चर जो है ये वाणिज्यिक अनाज की खेती की विशिष्टता है। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा कि मोनोकल्चर वाणिज्यिक अनाज की खेती की विशिष्टता है। अब सबसे पहली बात तो ये समझिए कि मोनोकल्चर होता क्या है। मोनोकल्चर को हिंदी में बोलते हैं एकल कृषि, और ये इस प्रकार की एक विशिष्ट कृषि है जिसमें विशिष्ट भूमि या खेत पर एक समय में केवल एक ही प्रकार की फसल उगाने पर यह आधारित है। क्लियर हो गया? अब स्पष्ट है मोनोकल्चर। याद रखिएगा ये जो एकल कृषि पद्धति है ये केवल फसलों पर ही लागू नहीं होती है। याद रखिएगा इसमें एक समय में विशिष्ट भूमि या खेत पर केवल एक ही प्रजाति के जानवरों के प्रजनन की पद्धति भी शामिल है। क्लियर? तो ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई। मोनोकल्चर का व्यापक रूप से औद्योगिक खेती और जैविक खेती दोनों में उपयोग किया जाता है। मोनोकल्चर फसलों में किसानों को मुख्य रूप से रोपण, प्रबंधन और कटाई में दक्षता प्रदान करने के लिए मशीनरी के उपयोग की सुविधा दी गई है, लेकिन इसी के साथ मोनोकल्चर बीमारियों और कीटों के प्रकोप को भी बढ़ाते हैं। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे मोनोकल्चर के अंतर्गत। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए। आलू जो है ये जड़ नहीं है। याद रखेंगे आलू तना है। ठीक है? तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बनते हैं। आलू क्या किसके अंतर्गत? तना। याद रखिएगा प्याज, अदरक
ये भी क्या है, तना। आलू, प्याज, अदरक ये तने की कैटेगरी में। और अगर हम जड़ की श्रेणी की बात कर लें तो गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद और सलजम ये किस में आएंगे, जड़ की कैटेगरी में। क्लियर है? देखिए, आलू जमीन के अंदर उपजने के बावजूद मूल रूप से एक तना है। ये जमीन के अंदर तनों द्वारा विकसित होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, इनको स्टोलन कहा जाता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, स्टोलन भी आपसे पूछा गया है। और फूले हुए तनों पर कलियां होती हैं जो एक नए पौधे के गठन में मदद करती हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में कलियां नहीं होती, इसलिए क्या है, तना। क्लियर? तो याद रखेंगे, आलू, प्याज, अदरक तने की श्रेणी में, गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद और सलजम जड़ की श्रेणी में आते हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नाइजर यानी रामतिल की फसल एक तेल फसल है, इनके बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए, यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, 37 से 47%। क्लियर है? तो याद रखेंगे, रामतिल के बीजों में तेल की मात्रा 37 से 47% होती है। डी विकल्प यहां पर सही होगा। आरओ के प्रीलिम्स 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। याद रखिएगा, ये जो रामतिल है, नाइजर, ये इथोपिया, भारत और नेपाल में व्यापक पैमाने पर उगाई जाने वाली फसल है। और रामतिल के बीजों में कुल मात्रा का 1/3 अर्थात लगभग 37 से 47% इसमें तेल होता है। क्लियर? और रामतिल प्रोटीन और फैटी एसिड के साथ साथ लिनोलिक एसिड का भी अच्छा स्रोत है। क्लियर? तो ये बातें आप रामतिल यानी नाइजर के संदर्भ में ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच करिए। पहला कह रहा है कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगाई जानी चाहिए। स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि फसल चक्र सिद्धांत यह कहता है कि अगर आपने गहरी जड़ वाली फसल उगाई है तो जो अगली फसल आप उगाएंगे वो कम गहरी यानी उथली जड़ वाली फसल होनी चाहिए। इसलिए स्टेटमेंट गलत। अगला कह रहा है कि फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसल होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं फसल चक्र के अकॉर्डिंग केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ये भी आरओ के प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर? तो आपको कॉन्सेप्ट बन रहा है कि कृषि के क्षेत्र से काफी प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्न जो आप आसानी से कर भी सकते हैं। तो देखिए, यहां पर अगर हम फसल चक्र सिद्धांत को एक बार संक्षिप्त में देख लें तो देखिए, इसमें पहला कहता है कि उथली जड़ों वाली जो फसलें हैं उसके बाद गहरी जड़ों वाली फसलें होंगी और गहरी के बाद फिर से उथली वाली, फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार वाली, अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसलें। इसी तरह से कृषि साधनों का उपयोग क्षमतापूर्वक ढंग से होना चाहिए। इसके अलावा अपर्दन प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र में आच्छादित फसलों का समावेशन होना चाहिए। क्लियर? तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है रबड़ के संदर्भ में थाईलैंड। क्लियर? अब देखिए, अगर हम प्राकृतिक रबड़ के उत्पादक देश की बात कर लें कि नंबर 1 पर कौन है, तो याद रखिएगा थाईलैंड है। क्लियर? तो ये बिल्कुल सही है। कहवा की बात कर लें तो कहवा में नंबर 1 पर कौन है, तो याद रखिएगा कहवा में नंबर 1 पर ब्राजील है। क्लियर? तो ये यहां पर सही नहीं है, यानी यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। जैतून की बात करें तो जैतून के संदर्भ में स्पेन को याद रखिएगा। और गन्ना के संदर्भ में बात करें तो गन्ना में नंबर 1 पर ब्राजील है और भारत गन्ना में किस नंबर पे, दूसरे नंबर पे। ये भी बात भारत के संदर्भ में भी बात याद रखेंगे। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए, आरओ के प्रीलिम्स 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। क्लियर? 3 प्रश्न आपने देखे। देखिए, रबर के संदर्भ में आपने देख लिया कि थाईलैंड नंबर 1 पर है। क्लियर? अगर हम प्राकृतिक रबर के संदर्भ में भारत की पोजीशन आपसे पूछे तो याद रखेंगे भारत 5वें स्थान पर, भारत की पोजीशन 5वां। रबर में पहले नंबर पे थाईलैंड है, दूसरे पर इंडोनेशिया, तीसरे पर वियतनाम। क्लियर है? और चौथे पर चीन है, 5वें पर भारत है। क्लियर? तो ये टॉप 5 भी आपने रबर देख लिया, क्योंकि रबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला करें कहवा, तो कहवा में नंबर 1 पे ब्राजील है। क्लियर? अगला कह रहा है कि जैतून नंबर 1 स्पेन और गन्ना के संदर्भ में ब्राजील और गन्ना के संदर्भ में भारत की पोजीशन दूसरी। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? तो ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? लीमा, पेरू में। कहां पर? लीमा, पेरू में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है। क्लियर? तो ये तो बात स्पष्ट हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहां पर है, पेरू की राजधानी लीमा में। और एक बात और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के कुफरी में, यानी हिमाचल प्रदेश में शिमला में एक कुफरी जगह है, वहां पर राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। क्लियर है? शिमला के कुफरी में। अगर हम ये पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय वो कहां पर, तो वाराणसी। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो देखिए, यहां पर जो नाम दिए गए इसमें लातविया जो है ये कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। कौन? लातविया। यानी यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए, कोको की जहां तक बात है, कोको के प्रमुख उत्पादक अगर देश की बात करें तो इसमें आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और कैमरून। बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे, पीसीएस 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। कोको का प्रमुख उत्पादक देश आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और कैमरून। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये इसके वृक्ष उगते हैं और इनके फलों के बीजों को क्या कहते हैं? कोको। और इनके वृक्ष को क्या कहते हैं?
ककाओ और इनके फलों के बीजों को कोको। याद रखिएगा इसके वृक्ष का मूल स्थान कहां पर है? लैटिन अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग। ये जो ककाओ वृक्ष है इसके मूल स्थान कहां पर है? लैटिन अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग। और याद रखिएगा कि अगर हम लातविया की प्रमुख फसल पूछ लें लातविया की, तो वो कौन सी है? राई है। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में से किसमें पशुचारण विकसित है? तो देखिए यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, जो शीतोष्ण घास के प्रदेश है यहां पर पशुचारण बहुत विकसित है। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। देखिए जो पशु हैं इनसे आप जानते हैं कि भोज्य पदार्थ के अलावा इनसे चमड़ा और ऊन भी प्राप्त होता है। यदि हम पशुपालन के लिए मुख्य रूप से जो क्षेत्र हैं उनकी बात कर ले तो इसमें दो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये दोनों क्षेत्र पशुपालन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम मुख्य रूप से बात कर लें शीतोष्ण घास के मैदान की, तो इसमें उदाहरण के तौर पर आप पंपास, प्रेयरी और स्टेपीज का उदाहरण ले सकते हैं। और इन जगहों पर पशुपालन के लिए अनुकूल दशाएं हैं। यही कारण है कि यूएसए में डेयरी और मांस उद्योग अधिक विकसित है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बीटी कपास जो कि एक जीन उत्परिवर्ती फसल है, इसमें बीटी का अर्थ क्या है? तो देखिए यहां पर बीटी का अर्थ है बैक्टीरिया का ये नाम है। क्लियर? तो यहां पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा। देखिए बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस यूरिनजेनेसिस। क्लियर? तो ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया का नाम है, यानी जीवाणु का नाम है। क्लियर? तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। देखिए ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जो बीटी कपास है ये एक जीन उत्परिवर्ती फसल है और इसमें बीटी कपास का जो फुल फॉर्म है ये क्या है? बैसिलस यूरिनजेनेसिस। क्लियर? और ये एक क्या है? जीवाणु है और ये कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है। इससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, धान। जो धान की फसल है उसमें नील हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर? ये बात ध्यान में रखेंगे, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर हम बात कर लें नील हरित शैवाल की, तो याद रखेंगे नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यहां जीवाणु के नीले रंग के कारण इनका नाम साइनो पड़ा है। क्लियर? और याद रखिएगा नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण कर धान की फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। क्लियर? इसीलिए आपने देखा था कि धान की फसल में नील हरित शैवाल जैव उर्वरक के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। याद रखिएगा ये जैविक खाद्य नाइट्रोजनी रासायनिक उर्वरक का सस्ता और सुलभ विकल्प है, जो धान की फसल को न सिर्फ 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर पूर्ति करता है, बल्कि खेत की गुणवत्ता और उर्वरकता इन दोनों को कायम रखने में भी मदद करता है। क्लियर? तो ये पूरी बात आप नील हरित शैवाल के संदर्भ में ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर काफी उत्पादक देशों के नाम हैं, उनको अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। क्लियर? देखिए यहां पर अगर हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो यहां पर सबसे पहले कॉफी उत्पादन में आप देखेंगे कि ब्राजील आ जाएगा, यानी यहां पर आप सबसे पहले सी। ब्राजील के बाद वियतनाम, यानी यहां पर बी हो जाएगा। वियतनाम के बाद कोलंबिया, यानी ए, और लास्ट में इंडोनेशिया, यानी यहां पर डी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी बी ए डी। क्लियर? तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे 2022 के आंकड़े के अनुसार जो कॉफी उत्पादन का क्रम है ये कौन सा है करंट में? तो ये है ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया। क्लियर? तो इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? याद रखिएगा ब्राजील और वियतनाम विश्व के कहवा के पहले और दूसरे सबसे बड़े क्या है? निर्यातक देश भी है। और ब्राजील में कहवा के बड़े बागानों को क्या बोलते हैं? फजेंडा बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फजेंडा क्या है, तो ब्राजील में जो कहवा के बड़े बागान हैं उनको क्या बोलते हैं? फजेंडा बोला जाता है। क्लियर? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, साओ पोलो नगर कहवा का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक केंद्र है और सेंटोस के संदर्भ में भी आप पढ़ चुके हैं कि ये क्या है? कॉफी बंदरगाह है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा जो यूएसए में हवाई है यहां पर कॉफी का उत्पादन होता है, तो यहां पर आप सी विकल्प को आंसर कर लेंगे। तो याद रखेंगे यूएसए के हवाई में कॉफी उत्पादन होता है। क्लियर? अगर हम बात कर लें कि संसार में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है, तो आप कहेंगे ब्राजील। और आयातक कौन सा है? तो याद रखेंगे आयातक के तौर पर अमेरिका को आप ध्यान रखेंगे। उत्पादक और निर्यातक सबसे बड़ा कौन है? ब्राजील। और आयातक की बात करें तो यूएसए है। याद रखिएगा यूएसए में जो हवाई नामक राज्य है ये कॉफी यहां पर उत्पादन होता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन 2016-17 में विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक है? तो याद रखेंगे अगर हम चाय के निर्यातक की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर चीन है। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि चाय का निर्यातक के तौर पर अगर हम बात करें तो यहां पर चीन नंबर 1 पर है। क्लियर? और याद रखिएगा चाय का दूसरा निर्यातक अगर देश की बात करें तो वो कौन है? श्रीलंका। और तीसरे नंबर पे केन्या है। क्लियर? ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, चाय के आपने 3 निर्यातक देख लिए, चीन नंबर 1, दूसरा श्रीलंका और तीसरा केन्या। चाय के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या है?
एक बागाती कृषि है। इस कृषि के लिए अम्लीय मृदा उपयुक्त होती है और इसकी कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ढलुआ भूमि पर की जाती है। अगर हम चाय के उत्पादन करने वाले शीर्ष देशों की बात कर लें तो याद रखिएगा इसमें चीन नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे भारत है, क्लियर, और तीसरे नंबर पे केन्या है। टॉप 3 याद रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से याद रखिएगा कि चीन नंबर 1 पर है और भारत का स्थान चाय के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा इसमें सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, रिले खेती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिले खेती कहते हैं। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना रिले खेती कहलाता है। डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। तो याद रखिएगा जो मोटे अनाज वाली फसलें होती हैं ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे मोटे अनाज वाली फसलों को ऊंचाई वाले स्थानों पर उगाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है। लवण सहिष्णु कौन सी फसल है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चुकंदर की जो फसल है ये लवण सहिष्णु फसल मानी जाती है, क्लियर। तो ये बात स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि चुकंदर लवण सहिष्णु फसल है। अगला करें कि मूंगफली निम्नलिखित में से कहां पर प्रमुख फसल है, कहां की। तो याद रखेंगे यहाँ पर विकल्प में जो नाम दिए गए हैं उसमें गांबिया की प्रमुख फसल है कौन, मूंगफली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि मूंगफली गांबिया की प्रमुख फसल है। अगर हम मूंगफली की उत्पत्ति स्थल की बात कर लें तो याद रखेंगे कौन सा इसका उत्पत्ति स्थल है, दक्षिण अमेरिका। और मूंगफली के प्रमुख उत्पादक देशों की अगर हम बात कर लें तो याद रखिएगा मूंगफली के प्रमुख उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, क्लियर। इसकी चर्चा भी हो चुकी है। दूसरे नंबर पर भारत है और जो तीसरा नंबर आता है अगर हम छिलका युक्त की बात कर लें तो याद रखिएगा छिलका मुक्त की, तो नाइजीरिया इसमें तीसरे नंबर पे, क्लियर। तो टॉप 3 आपको याद रखना है कि चीन जो है नंबर 1 पर मूंगफली उत्पादन में, दूसरे पर भारत और तीसरे पे नाइजीरिया है, क्लियर। और याद रखिएगा कि मूंगफली का मूल स्थान ब्राजील है, क्लियर। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। और चीन, भारत और नाइजीरिया क्रमशः मूंगफली के प्रमुख उत्पादक देश हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करिए। पहला करा है कि क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। अगला स्टेटमेंट करा कि हांगकांग चीनी का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। तो यह बात सही है कि जो हांगकांग है यह चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, यह भी स्टेटमेंट सही है। अगला करा कि संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है, जबकि आप जानते हैं कि दूध के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और अगला करा कि ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प डी, क्लियर। तो याद रखेंगे दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है और यूएसए का दूसरा स्थान है, क्लियर। देखिए अगर हम बात करें कि उत्तरी अमेरिका के देश क्यूबा ये किस रूप में विख्यात है, तो याद रखेंगे ये चीनी का कटोरा इसे कहा जाता है क्यूबा को। दूसरी बात याद रखिएगा हांगकांग ये चीन का क्या है, विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है और ऑस्ट्रेलिया का एक संघीय राज्य है। और विश्व में दूध का अग्रणी देश कौन है उत्पादक के तौर पे, भारत। और याद रखेंगे दूध के उत्पादन में दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे पर पाकिस्तान है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहां पर। तो देखिए अगर हम बात कर लें कि सघन खेती के संदर्भ में तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, जापान में। याद रखिएगा सर्वाधिक सघन खेती कहां पर, जापान में प्रचलित है। डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। सघन खेती का मतलब क्या है, गहन खेती। ये सर्वाधिक कहां पर, जापान में प्रचलित है। अधिकतम जनघनत्व वाले क्षेत्रों में सघन खेती की जाती है, यानी जहां पर जनघनत्व ज्यादा है वहां पर सघन खेती होगी। इसका उद्देश्य क्या है कि कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन करना, क्लियर। ये सघन खेती का मूल उद्देश्य है और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस कृषि में भूमि की प्रत्येक इकाई पर श्रम और पूंजी अधिक उपयोग किया जाता है, क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। अगर हम बात करें कि धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहां पर है तो देखिए चावल के संदर्भ में भी बात हुई थी कि चीन नंबर 1 पर है, दूसरे पर भारत है और तीसरे पर बांग्लादेश है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, चीन नंबर 1 पर है, क्लियर। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि चीन नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे नंबर पे बांग्लादेश है, क्लियर। तो ये टॉप 3 आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इंडोनेशिया और वियतनाम है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए जेली की अगर हम बात करेंगे तो जेली बनाने के लिए अमरूद सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन है, अमरूद है, क्लियर। देखिए आम और कैथ में पेक्टिन उपस्थित कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, ठीक है। और अमरूद में पेक्टिन की उपस्थिति का शर्त अनिवार्य नहीं है, क्लियर। इसीलिए अमरूद जो है जेली बनाने के लिए उपयुक्त फसल है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक
देश कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? रूस और फ्रांस। तो यहाँ पर इस प्रकार बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन है? फ्रांस और रूस। बी विकल्प यहाँ पर आंसर होगा। देखिए चुकंदर जो है ये शीत कटिबंधीय पौधा है और विश्व में उत्पादन होने वाली चीनी का 30 से 40% मात्रा चुकंदर से प्राप्त होता है। और अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम कहां पर चुकंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया को विकसित किया गया था, तो आपका जवाब होगा जर्मनी में 1779 में। यानी 1779 में जर्मनी में चुकंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया विकसित की गई थी। और चुकंदर की जो कृषि का विस्तार है वो समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक है और इसकी कृषि को मुख्य रूप से यूरोपीय कृषि की संज्ञा दी जाती है। याद रखिएगा रूस और फ्रांस ये प्रमुख उत्पादक देश हैं किसके? चुकंदर के। और 2022 के जो अद्यतन आंकड़े हैं उसके आधार पर रूस नंबर 1 पर है चुकंदर में। नंबर 1 जरूर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस ये क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? देखिए अगर गन्ने के उत्पादक के तौर पे बात कर लें तो इसमें ब्राजील नंबर 1 पर है, आप ये पढ़ भी चुके हैं। और भारत का स्थान गन्ने के उत्पादन में दूसरा है। क्लियर? तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील है। और विश्व में कुल चीनी उत्पादन का लगभग 60 से 70% भाग गन्ने से प्राप्त होता है। क्लियर? और अभी आपने देखा था कि चीनी उत्पादन में चुकंदर का भी योगदान है और चुकंदर के योगदान को आपने देखा था कि ये 30 से 40% इसका योगदान है और वहीं पर 60 से 70% का योगदान किसका है? गन्ने का है चीनी निर्माण में। गन्ना जो है ये उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसका विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों में है। और विश्व के प्रमुख गन्ना उत्पादक देश की बात करें तो ब्राजील नंबर 1 पर है और भारत का स्थान दूसरा है। क्लियर? और तीसरे स्थान पर कौन है? चीन है। ये बात ध्यान में रखेंगे। चौथे स्थान पर पाकिस्तान है और पांचवें पर थाईलैंड। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? यानी गेहूं और चावल में नंबर 1 पर कौन है? तो याद रखिएगा यहां पर सही जवाब होगा विकल्प ए चीन। चीन गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में नंबर 1 पर है। क्लियर? तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? और एक बात और याद रखिएगा, अगर हम गेहूं की बात कर लें तो गेहूं के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। और याद करिए चावल के उत्पादन में भी मैंने आपको भारत को दूसरे स्थान पर बताया था। तो इस तरह से आप बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि गेहूं और चावल के उत्पादन में दोनों के उत्पादन में नंबर 1 पर चीन है और दूसरे नंबर पे भारत है। क्लियर? अगर हम केवल गेहूं के तीसरे उत्पादक देश की बात कर लें तो वो है रूस। पहले पर चीन हो गया, दूसरे पे भारत और तीसरा कौन है? रूस है। अगर मक्का उत्पादन की बात करें तो मक्का उत्पादन की दृष्टि से चीन का दूसरा स्थान है। क्लियर है? और तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से चीन विश्व में पहले स्थान पर है। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें विश्व में सूती और रेशमी वस्त्र के उत्पादन की तो उसमें चीन का पहला स्थान है। क्लियर है? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट पूर्ण रूप से सत्य है क्योंकि यूरोप का जो भूमध्य रेखीय सागरीय क्षेत्र है आप ये पढ़ चुके हैं कि ये खट्टे फलों के लिए काफी फेमस है। और याद रखिएगा अगले कारण में कहा है कि उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। क्लियर? तो ये भी बात यहाँ पर सही है। क्लियर? तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस बात को याद रखेंगे कि यूरोप का जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ये व्यापारिक अंगूर की खेती यहाँ पर विशिष्ट है और यहाँ का 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। क्लियर? यही कारण है कि भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश को विश्व की उद्यान भूमि कहा जाता है। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे कि भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश को विश्व की उद्यान भूमि कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ फसल के नाम है, दूसरी तरफ उत्पादक क्षेत्र है। अगर हम बात कर लें कहवा की तो देखिए कहवा के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो क्षेत्र होगा वो कौन होगा? साओ पाउलो का पठार। क्लियर? साओ पाउलो का पठार कहवा के लिए तो ए को तीसरे के साथ। जूट की बात करें तो जूट ये गंगा डेल्टा में यानी बी को चौथे के साथ। चावल की बात करें तो चावल कहां पर? यांगटीसी मैदान में। क्लियर? तो यहां पर सी को दूसरे के साथ। और गेहूं की बात करें तो ये प्रेयरी मैदान में। क्लियर? तो ये डी को पहले के साथ। तो कूट क्या बन रहा है? 3 4 2 1 और 3 4 2 1 के आधार पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, तो ये स्पष्ट याद रखेंगे कहवा किसके लिए कौन सा क्षेत्र है? साओ पोलो का पठार। जूट के लिए डेल्टा मैदान, चावल के लिए यांगटीसी मैदान और गेहूं के लिए प्रेयरी मैदान। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए ऊन के उत्पादन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो वर्तमान डेटा इसके अकॉर्डिंग ऊन के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर ए विकल्प यहाँ पर। उस समय यहाँ पर चीन नंबर 1 पर था लेकिन नवीनतम आंकड़ों के आधार पर विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? इसके बाद दूसरे स्थान पर इसमें चीन है। अगला देखिए, अगले जो प्रश्न में आपको सूची को सुमेलित करना है। देखिए उत्पादन में जो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर देशों का क्रम है इस फैक्ट को आपको घटना चक्र की जो आर्थिकी आती है उससे कवर करा दिया जाएगा। क्लियर? इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। अगला जो यहाँ पर जो स्टैटिक पार्ट है वो यहाँ से आप कंप्लीट कर लें। देखिए अगर हम बात कर लें कि फसल और प्रदेश की
तो देखिए अगर हम रबर की बात करें तो रबर के लिए आप किसको लेंगे, मलेशिया को, यानी आप ए को सुमेलित करेंगे चौथे के साथ। कहवा की बात करें तो कहवा को आप सुमेलित कर देंगे किससे, कोलंबिया के लिए, क्लियर। तो बी को तीसरे के साथ। जैतून के संदर्भ में तो जैतून को आप इटली से, यानी सी को दूसरे के साथ, और गन्ना के लिए मॉरिशस से अटैच करेंगे, यानी डी को पहले से। और कोड क्या बन रहा है, 4 3 2 1, और 4 3 2 1 के आधार पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाए, क्लियर। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर होगा। रबर को आप मलेशिया से, कहवा को कोलंबिया से, जैतून को इटली से, और गन्ना को मॉरिशस से कोरिलेट करेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। तो देखिए अगर हम बात करें धान जीन बैंक तो ये कहां पर है, फिलीपींस में। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। धान जीन बैंक कहां पर है, फिलीपींस में स्थित है। बी विकल्प यहां पर सही होगा। याद रखिएगा 1960 में फिलीपींस में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के परिसर में ही धान जीन बैंक और विश्व चावल संग्रहालय स्थित है, क्लियर। ये दोनों बातें याद रखेंगे कि धान जीन बैंक और विश्व चावल संग्रहालय कहां पर, फिलीपींस में है, और फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, क्लियर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। यहां पर लिखा है सबसे पहले कोको। देखिए कोको फसल को किस क्षेत्र से, घाना से, क्लियर। कोको को किस क्षेत्र से, घाना से। ए को आप चौथे के साथ। कहवा को किससे, आइवरी कोस्ट, आप पढ़ चुके हैं, यानी बी को पहले के साथ। चाय के लिए केन्या को अटैच करेंगे, यानी सी को दूसरे के साथ, और गन्ना के लिए किसको, दक्षिण अफ्रीका को, यानी डी को तीसरे के साथ। तो कोड क्या बन रहा है, 4 1 2 3, और 4 1 2 3 के आधार पर बी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिए, तो याद हो गया कि कोको को घाना क्षेत्र से, कहवा को आइवरी कोस्ट से, चाय को केन्या से, और गन्ना को दक्षिण अफ्रीका से कोरिलेट करेंगे, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी यूएसए, क्लियर। तो यहां पर आपका यूएसए आंसर हो जाएगा। विश्व में लंबे रेशे के कपास के लिए सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन है, यूएसए, क्लियर। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक यूएसए है, जबकि भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्लियर है। अगर केवल कपास की बात कर लें तो इसमें भारत जो है ये नंबर 1 पर है, क्लियर। तो इस बात को भी आप साथ ही साथ याद रखेंगे, क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सैक्रामेंटो सॉन जुआकिन घाटी जो है ये अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रिक यानी जो खट्टे फल होते हैं उनके उत्पादन के लिए ये है प्रसिद्ध। ये किस राज्य में अवस्थित है। तो याद रखेंगे ये किस राज्य से संबंधित है, कैलिफोर्निया राज्य से, क्लियर है। तो स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सैक्रामेंटो सॉन जुआकिन घाटी है, और ये किसके लिए, ये सिट्रिक फलों के लिए उत्पादन के लिए फेमस है। कहां पर ये, कैलिफोर्निया राज्य में। तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो सॉन जुआकिन घाटी है पूरा नाम है इसका सैक्रामेंटो सॉन जुआकिन घाटी, जो कि अंगूर और सिट्रिक यानी नींबू वंश के फलों के लिए प्रसिद्ध है। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, और भूमध्य सागरीय प्रदेश के संदर्भ में भी आप पढ़ चुके हैं कि सिट्रिक फल जैसे अंगूर, नींबू, नारंगी, सहतूत, नाशपाती इसके लिए फेमस है, क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में कोको त्रिभुज स्थित है। तो देखिए अगर हम बात करें कोको त्रिभुज की तो देखिए ये है घाना में, क्लियर। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोको जो है ये घाना की मेन फसल है, क्लियर। और घाना के 3 क्षेत्र को जो है यहां पर कोको की फसल की जाती है, तो इसीलिए आपने कहा कि कोको त्रिभुज कहां पर है, घाना में। तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर 3 क्षेत्र की बात कर लें, घाना के 3 क्षेत्र जो कोको की कृषि के लिए जाने जाते हैं, उसमें पहला नाम है टाकोराडी। क्या नाम है, टाकोराडी। दूसरा नाम है कुमासी, और तीसरा नाम है अक्रा। टाकोराडी, कुमासी और अक्रा, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं घाना की जो कोको की कृषि के लिए जाने जाते हैं, और इन्हीं को कोको त्रिभुज कहा जाता है, क्लियर। अगला देखिए, यानी कोको त्रिभुज में घाना के कौन से क्षेत्र हैं, टाकोराडी, कुमासी और अक्रा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित स्वर्णिम त्रिभुज ये किसके लिए फेमस है। तो देखिए इस पर एक प्रश्न के दौरान मैंने पूर्व में भी इस पर चर्चा की थी, अगर आपको याद हो, कि स्वर्णिम त्रिभुज ये अफीम उत्पादन के लिए फेमस है, और ये दक्षिण पूर्व एशिया में अफीम उत्पादन करने वाले कौन कौन से 3 देश मिलकर ये स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। तो इसमें म्यांमार है, थाईलैंड है और लाओस, क्लियर। तो यहां पर आपका इस आधार पे सी विकल्प आंसर हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित स्वर्णिम त्रिभुज ये अफीम उत्पादन के लिए फेमस है, क्लियर। और याद रखेंगे इसमें कौन कौन से, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड ये शामिल हैं, क्लियर। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरणशील कृषि के प्रकार नहीं है। तो देखिए स्थानांतरणीय कृषि के अंतर्गत कौन नहीं आएगा, तो यहां पर बी विकल्प से हो जाएगा फजेंडा, क्लियर। तो स्पष्ट याद रखेंगे कि फजेंडा स्थानांतरणशील कृषि के प्रकार में शामिल नहीं होगा, क्लियर। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा, क्लियर। यहां पर देखिए अभी आपने विकल्प में चिन्ना, फैंग और मिल्पा इन तीनों को स्थानांतरण कृषि के संदर्भ में पढ़ा है। तो देखिए ये जो चिन्ना है ये कहां से संबंधित हो जाएगा, श्रीलंका से।
फैग नाम कहां से? ये अफ्रीकी विषुवतीय रेखीय भागों में। और मिल्पा कहां से? तो याद रखेंगे मिल्पा स्थानांतरित कृषि का संबंध मध्य अमेरिका और मैक्सिको में है। क्लियर? तो ये बात तो आपको स्पष्ट याद रखना है कि चिन्ना श्रीलंका से, फैंग अफ्रीकी विषुवतीय भागों से, और मिल्पा का संबंध जो है ये मध्य अमेरिका और मैक्सिको से। अगर हम कुछ और नामों की चर्चा कर लें, जैसे रे, तो याद रखेंगे रे वियतनाम और लाओस में। तुंगिया नाम का संबंध कहां से? म्यांमार में। कैंगिन नाम का संबंध फिलीपींस में। लदांग का संबंध इंडोनेशिया में। टावी का संबंध मालागासी में। तमराई का संबंध थाईलैंड में। क्लियर? तो ये वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आप स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में इन नामों की चर्चा याद रखेंगे। अगर हम भारत में बात कर लें तो देखिए भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में से झूम के नाम से जानते हैं, कुमारी के नाम से पश्चिमी घाट केरल में, खिल के नाम से हिमालयी क्षेत्रों में, और बाल्टरे के नाम से दक्षिण पूर्व राजस्थान में, और वहीं पोडू या पेंडा के नाम से आंध्र प्रदेश में जानते हैं। याद रखिएगा बेवार या दहिया इसके नाम से बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के इलाकों में इस नाम से जानते हैं, बेवार व दहिया। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन गेहूं की कृषि के लिए अनुपयुक्त है? तो देखिए यहां पर सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, सवाना। क्लियर? याद रखिएगा ये जो सवाना घास के मैदान है ये गेहूं के लिए क्या है? अनुपयुक्त है। क्लियर? और वहीं पर डाउन्स, प्रेयरीज और स्टेपीज ये सभी गेहूं के लिए क्या है? उपयोगी है, ये उनके उत्पादक क्षेत्र है। देखिए अगर हम सवाना की बात कर लें तो सवाना उष्णकटिबंधीय घास एक है। क्लियर? और इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है? सूडान में। याद रखिएगा सवाना घास क्षेत्र में घास की अधिकता है और कहीं कहीं बीच बीच में कम ऊंचाई वाले वृक्ष होते हैं। स्टेपीज का विस्तार आप जान चुके हैं कि ये रूस और यूक्रेन में। प्रेयरी घास के मैदान जो है ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर। डाउन्स का विस्तार ऑस्ट्रेलिया में। तो ये याद रखेंगे कि प्रेयरी, डाउन्स और स्टेपीज ये सभी गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए अगर दूध के संदर्भ में बात करें तो अभी आपसे चर्चा हुई थी कि दूध के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर कौन है? अमेरिका। क्लियर है? तो इस बात को आप स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे कि दूध के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? भारत, और दूसरे नंबर पर यूएसए। क्लियर? और देखिए दूध की बात करें तो इसमें प्रोटीन और लैक्टोज सहित कई पोषण के प्राथमिक स्रोत इसमें शामिल है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीन की कृषि खेती की अपेक्षा बागवानी है, ये सर्वोच्च उदाहरण है किसका? तो याद रखेंगे ये सर्वोच्च उदाहरण है गहन आत्मनिर्भरता मूलक कृषि का। तो याद रखेंगे चीन की कृषि खेती की अपेक्षा बागवानी है, ये उदाहरण किसका है? गहन आत्मनिर्भरता मूलक कृषि का। क्लियर है? तो ए विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि चीन में जो है उच्चावचीय भिन्नता बहुत अधिक है और देश का जो पूर्वी मैदान और दक्षिणी तट है ये अधिक उपजाऊ है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक रबर का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो आपको पता है कि प्राकृतिक रबर के उत्पादन में कौन नंबर 1 पर है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर के उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर कौन है? थाईलैंड है। बी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। किसके मामले में? प्राकृतिक रबर के उत्पादन के मामले में। तो याद रखेंगे नंबर 1 याद रखेंगे, थाईलैंड नंबर 1 पर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? अगर मछली के उत्पादक देश की बात करें तो यहां पर कौन हो जाएगा? तो मछली उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए याद रखिएगा कि जो FAO 2020 का रिपोर्ट है इसमें विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन? चीन है, जो विश्व में कुल मछली उत्पादन का 35% अकेले उत्पादित करता है। क्लियर? याद रखिएगा अगर हम भारत सरकार की मछली उत्पादन के संदर्भ में रिपोर्ट की बात कर लें तो मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर और उसके बाद पश्चिम बंगाल और गुजरात ये प्रमुख मछली उत्पादक राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार यहां पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है विविध से संबंधित यानी मिसलेनियस। क्लियर है? विविध के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रश्न है यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। विकल्प ए में देखिए टुंड्रा लिखा है, तो टुंड्रा में क्या होगा? रेंडियर यानी ए को आप चौथे के साथ, सवाना क्षेत्र में जेब्रा यानी बी को तीसरे के साथ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कंगारू सी को पहले के साथ, और अंटार्कटिका तट पर पेंगुइन पाए जाते हैं तो डी को आप दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। और यहाँ पर सही कोड क्या बन रहा है? 4 3 1 2, और 4 3 1 2 के आधार पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस बात को स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि टुंड्रा में रेंडियर, सवाना में जेब्रा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कंगारू और अंटार्कटिका तट पर पेंगुइन पाए जाते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग स्थित है? तो देखिए यहाँ पर विकल्प में आपका आंसर हो जाएगा ए, नॉर्वे में। तो याद रखेंगे नॉर्वे में विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग स्थित है। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे लंबी सैल सुरंग की बात की जाए तो फिनलैंड में, सबसे लंबी रेल सुरंग की बात की जाए तो जापान में सिकान टनल, और यहाँ पर अगर बात करें कि सबसे लंबी सागर सुरंग तो याद रखेंगे चैनल टनल, ये फ्रांस को ब्रिटेन से जोड़ती है। क्लियर? अगर हम बात कर लें भारत के अटल सुरंग की
तो याद रखिएगा भारत का जो अटल सुरंग है ये दुनिया में सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग है, क्लियर है, और इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और ये अटल टनल लेह को मनाली से जोड़ता है और इसका उद्घाटन 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि एक मानचित्र पर सागर तल के ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से होकर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो याद रखेंगे आपका सही जवाब होगा विकल्प ए समोच्च रेखा। तो स्पष्ट याद रखेंगे कि एक मानचित्र पर सागर तल के ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है वो समोच्च रेखा कहलाती है। ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। देखिए नीचे दिया भी है कि एक मानचित्र पर सागर तल के ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2009 में नाटो के 2 नए सदस्य होंगे। तो देखिए ये उस समय के करंट पर आधारित प्रश्न था। अगर हम वर्तमान समय की बात कर लें तो देखिए नाटो में यहाँ पर दिया गया वर्तमान में 30 सदस्य हैं। देखिए यही बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये नंबर बदलते रहते हैं, जैसे कोई नया सदस्य देश जुड़ेगा ये नंबर चेंज हो जाएगा। जून 2024 तक के अगर आंकड़े की बात कर लें तो याद रखिएगा नाटो के वर्तमान में 32 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 32। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में नाटो के 30वें सदस्य के रूप में बात हो रही है, किसकी? उत्तरी मैसिडोनिया की। तो याद रखेंगे नाटो का जो 30वां सदस्य है वो 2020 में उत्तरी मैसिडोनिया बना था। अगर हम बात कर लें 31वें सदस्य देश की नाटो की तो वो है फिनलैंड, क्लियर। और 32वां सदस्य देश कौन बना है नाटो का? तो याद रखेंगे स्वीडन, क्लियर। तो 30वां सदस्य देश उत्तरी मैसिडोनिया, 31वां सदस्य देश फिनलैंड और 32वां सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन। और अगर बात कर लें नाटो के मुख्यालय की तो नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, क्लियर। अगर हम बात करें नाटो के गठन की तो नाटो का गठन 1949 में हुआ था, यानी 1949 में। और एक बात और याद रखिएगा कि जो नाटो का मुख्यालय, जो ये नाटो का गठन है ये नाटो सामूहिक रक्षा संधि के तहत हुआ था और ये जो नाटो सामूहिक रक्षा संधि है इस पर हस्ताक्षर 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, क्लियर। और एक बात और याद रखिएगा कि नाटो सामूहिक रक्षा संधि के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, कब? 4 अप्रैल 2024 को, इसलिए नाटो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है, क्लियर। अब देखिए ये नाटो का अपडेट रहा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में एक दिन पहले का ये करंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 100वां पूर्ण सदस्य बना है कौन? तो आपका जवाब होगा पराग्वे, क्लियर। तो स्पष्ट याद रखिएगा कि पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात ISA का 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है, क्लियर। अगर ये पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी, यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 30 नवंबर 2015 को, 30 नवंबर 2015 को ISA की स्थापना की गई, यानी उसकी शुरुआत की गई। और कहाँ पर की गई? तो उस समय COP21 का पेरिस में सम्मेलन चल रहा था, तो उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो कहाँ पर? COP21 में। और कहाँ पर? पेरिस में, क्लियर। और शुरुआत कब हुई? 30 नवंबर 2015 को। इतनी बातें आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए पहला लिखा है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, तो ये जेनेवा संबंधित है, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग नीदरलैंड, ये भी सही है। यूरोपियन आर्थिक संघ ब्रुसेल्स में, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क, ये गलत है। ये जो खाद्य एवं कृषि संगठन है इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? रोम, इटली में, क्लियर है। तो इस प्रकार यहाँ पर डी विकल्प आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है, क्लियर है। तो स्पष्ट याद रखेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन का हेड ऑफिस कहाँ पर है? रोम, इटली में, क्लियर है। अगर हम बात करें कि खाद्य एवं कृषि संगठन का, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सहयोगी संगठन है और खाद्य एवं कृषि संगठन का जो स्थापना है वो 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक कनाडा की मीटिंग में की गई थी, क्लियर। तो स्थापना वर्ष को भी आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व के 7 अजूबों की नई सूची में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सूची जारी की गई इसमें एफिल टावर सम्मिलित नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर ए विकल्प आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो सूची है, अब विश्व के 8 अजूबों की सूची जारी की गई है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो याद रखेंगे भारत से ताजमहल, माचू पिचू कहाँ पर है? पेरू में। रोमन कोलोसियम, ये कहाँ पर है? रोम, इटली में। चीन की दीवार, चीन में। क्राइस्ट रिडीमर, ये कहाँ पर? तो याद रखेंगे रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। चिचेन इट्जा पिरामिड, ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे मैक्सिको में चिचेन इट्जा पिरामिड है, ये भी अजूबों में शामिल है। और पेट्रा, ये कहाँ पर है? जॉर्डन में। ये 7 अजूबों की लिस्ट है। याद रखिएगा 8वां अजूबा कौन शामिल किया गया है? अंकोर वाट, कहाँ पर है? कंबोडिया में। तो ये विश्व के 8 अजूबों के नाम और वो कहाँ पर हैं ये आपको स्पष्ट तौर पर याद होने चाहिए, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस
21 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। और याद रखिएगा अगर पूछा जाए विश्व ओजोन संरक्षण दिवस तो याद रखिएगा 16 दिसंबर को। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो देखिए जो काराकोरम मरुस्थल है ये मध्य एशिया के कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। क्लियर है? और अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों दिया हुआ है। क्लियर है? अगर यहाँ पर ज्यादा विस्तार की बात की जाएगी कि अगर हम यहाँ पर देखें कि विकल्प में दोनों शामिल हैं तो किसका चयन करें, तो देखिए ज्यादा विस्तार जो काराकोरम मरुस्थल का है वो तुर्कमेनिस्तान में। उस आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब डी विकल्प होगा। नहीं तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि काराकोरम मरुस्थल किस देश में है, तो यहाँ पर आपका ए और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका देखिए ये प्रश्न डिस्प्यूटेड इसलिए हो गया था, यूपी पीसीएस 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो याद रखिएगा काराकोरम मरुस्थल मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में फैला है। इसका 70% विस्तार तुर्कमेनिस्तान में है। क्लियर? तो इस आधार पर आप यहाँ पर इसको तुर्कमेनिस्तान कर सकते थे। याद रखिएगा इसको वहां तुर्कमेन काराकोरम कहा जाता है। क्लियर? याद रखिएगा इसका कुछ भाग कजाकिस्तान में भी पड़ता है, वहां पर इसे अरल काराकोरम कहा जाता है। और आयोग ने इसका आंसर कितना कौन माना था? डी माना था। क्लियर? तो वही मैंने आपसे कहा कि इसका 70% विस्तार तुर्कमेनिस्तान में है, तो इस आधार पर आप इस प्रश्न का डी विकल्प सही करेंगे। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है? तो याद रखेंगे नुब्रा घाटी में क्या है? सियाचिन हिमनद। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। स्पष्ट तौर पर याद रखना है कि नुब्रा घाटी में सियाचिन हिमनद है। क्लियर? अगर हम बात करें कि नुब्रा घाटी सियाचिन हिमनद के किस तरफ है, तो याद रखेंगे उत्तर में। और सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्लियर? और इसकी लंबाई कितनी है? 75 किलोमीटर। याद रखिएगा नुब्रा घाटी स्योक नदी और नुब्रा या सियाचिन नदी द्वारा बनाई गई है। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखिएगा नुब्रा घाटी किसके द्वारा? स्योक नदी और नुब्रा या सियाचिन नदी के द्वारा बनाई गई है। आपको स्पष्ट तौर पर पता है कि जो स्योक नदी है ये सिंधु की सहायक नदी है और यह घाटी लद्दाख और काराकोरम पर्वतमाला को अलग करती है। क्लियर? ये जो नुब्रा घाटी है ये लद्दाख और काराकोरम पर्वतमाला को अलग करती है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा वादे की भूमि के तौर पर किसको जाना जाता है? मिंडानाओ को। क्लियर? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। मिंडानाओ को वादे की भूमि के तौर पर जाना जाता है। क्लियर? यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम यहीं पर बात कर लें कि मिंडानाओ द्वीप के बारे में, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि कहा जाता है और ये दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस देश का दक्षिणतम और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? मिंडानाओ। क्लियर? तो याद रखेंगे फिलीपींस का दक्षिणतम और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मिंडानाओ। क्लियर? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है और क्यूबा ये कैरेबियन सागर पर स्थित एक द्वीपीय देश है। क्लियर? यहाँ पर जो विकल्प में दिया गया है क्यूबा, ये क्या है? ये कैरेबियन सागर पर स्थित एक द्वीपीय देश है। हवाना इसकी राजधानी जो सिगार उद्योग के लिए ये बहुत फेमस शहर है। क्लियर? तो ये भी ध्यान रखेंगे। और जो विकल्प में जावा और सुलावेशी दिया है ये दोनों इंडोनेशियाई द्वीप है। क्लियर? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि साहिल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस एक देश का इसमें क्षेत्र शामिल नहीं है? पूछा जा रहा है कि साहिल क्षेत्र में किस देश का क्षेत्र शामिल नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, ट्यूनीशिया। याद रखिएगा ये जो साहिल है ये अफ्रीकी महाद्वीप का एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। क्लियर? और ये पूर्व सेनेगल से सूडान तक इसका क्षेत्र विस्तार है। क्लियर? तो यहाँ पर इसमें नाइजर, सेनेगल और बुर्किना फासो शामिल है, लेकिन ट्यूनीशिया का क्षेत्र इसमें शामिल नहीं। क्लियर? तो ये बात आप स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे। अगर हम साहिल को विस्तार में देख लें तो साहिल अफ्रीकी महाद्वीप का एक अर्धशुष्क क्षेत्र है जो पूर्व सेनेगल से सूडान तक विस्तृत है। ये उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में आर्द्र सवाना के बीच एक संक्रमणशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शामिल अन्य देश की बात कर लें तो इसमें मॉरिटानिया, माली, गाम्बिया, नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, कैमरून और सेंट्रल अफ्रीका शामिल है। किसमें? साहिल में। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो देखिए ये जो भू स्थिर कक्षा है ये कहाँ पर है? तो ये पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर कक्षा है और भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल है वो कितना होता है? ये 23 घंटे 56 मिनट होता है। क्लियर? तो उस आधार पर यहाँ पर समीपस्थ आंसर क्या होगा? बी विकल्प सही हो जाएगा, 24 घंटा। तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर कक्षा है और भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल है वो 23 घंटा 56 मिनट होती है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपको कथन और कारण से संबंधित सत्यता की जांच करनी है। कथन में कहा जा रहा है कि हिंद महासागर
कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। तो ये बात क्या है, स्पष्ट तौर पर सही है कि जो हिंद महासागर है ये कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। अगला कारण में लिख रहा है कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो ये भी बात सही है कि जो हिंद महासागर से निकटवर्ती देश है इनको बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कथन और कारण में जो इंडिविजुअल सेंटेंस है ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में सही है लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। क्लियर? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। क्लियर? अगला देखिए, बी विकल्प यहां पर सही हो जाए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसे तड़ित झंझाट यानी थंडरबोल्ट का देश कहा जाता है। तो यहां पर कौन सा आंसर होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, भूटान। क्लियर? याद रखिएगा, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है किसको, भूटान को। यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, तड़ित झंझावत यानी थंडरबोल्ट का देश किसको कहते हैं, यानी लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहते हैं, भूटान को। देखिए, भूटान एक ऐसा देश है जो हिमालय की तलहटी में स्थित है और हिमालय से आने वाले भयानक तूफान के कारण इस देश का ये नाम पड़ा है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। याद रखिएगा, भूटान को दृक युग कहा जाता है। क्या कहते हैं, दृक युग कहते हैं। क्लियर? और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है थंडर ड्रैगन। तो ये भी बात याद रखेंगे कि भूटान को दृक युल भी कहते हैं और इसका अर्थ होता है थंडर ड्रैगन। ठीक है? देखिए, दृक जो है ये एक काल्पनिक जानवर है और थंडर ड्रैगन भूटान का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। क्लियर? तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो थंडर ड्रैगन है ये भूटान का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा से संबंधित है, यानी यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, इडेफिक। ये जो इडेफिक है ये किससे संबंधित है, मृदा से संबंधित है। तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, इडेफिक का संबंध मृदा से है। अब देखिए, यहां पर जो टर्म्स प्रयोग किए गए हैं जरा इनको देख लीजिए। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि इडेफिक का संबंध किससे, मृदा से। अगर विकल्प बी में जो क्लाइमेटिक लिखा हुआ है इसकी बात करें तो क्लाइमेटिक का संबंध किससे, मौसम या जलवायु से। सी विकल्प में बायोटिक लिखा है यानी जैविक घटक। तो याद रखिएगा, बायोटिक में पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित होते हैं। क्लियर? और डी विकल्प में लिखा है टोपोग्राफी। देखिए, टोपोग्राफी जो है ये गृह विज्ञान की शाखा है और इसमें पृथ्वी की या किसी अन्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह की सतह के आकार और उसकी आकृति का अध्ययन किया जाता है किसमें, टोपोग्राफी के अंतर्गत। क्लियर? तो ये सभी टर्म्स आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। तो अगर हम आयोडीन के अग्रणी उत्पादक की बात करें तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, चिली। तो ध्यान रखिएगा, विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक कौन है, चिली है। अगर हम चिली की बात कर लें तो चिली दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के मध्य लंबाई में स्थित एक छोटा सा देश है और इसकी सीमा प्रशांत महासागर से लगती है और ये आयोडीन उत्पादन में प्रचुर मात्रा इसकी है, किसकी, चिली की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमलैंड शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, अमलैंड का अर्थ होता है नगर के आसपास का क्षेत्र। क्लियर? तो इस आधार पर यहाँ पर सी विकल्प सही जाएगा कि नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र यानी उसका आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, अमलैंड कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अमलैंड जो है ये नगर का आसपास का क्षेत्र होता है। इसे आंद्रे एलेक्स जो कि फ्रांस के हैं उन्होंने 1914 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। क्लियर है? क्या नाम है, आंद्रे एलेक्स, और कहाँ के, फ्रांस के। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगले प्रश्न में आपको सूची को सुमिलित करना है। यहाँ पर एक तरफ देश का नाम है, दूसरी तरफ उनके प्रमुख प्राथमिक निर्यात कौन कौन से। जैसे अगर चार्ट की बात करें तो याद रखिएगा, चार्ट अगर निर्यातक में देखें तो पेट्रोलियम से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर ए को आप तीसरे के साथ, नाइजर की बात करें तो नाइजर में यूरेनियम से, यानी यहाँ पर बी को दूसरे के साथ। रवांडा की बात करें तो ये कॉफी के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर आप सी को चौथे के साथ। और अगर बेनिन की बात करें तो बेनिन का संबंध कपास से, यानी डी को पहले के साथ। तो कूट क्या बन रहा है, 3 2 4 1, और 3 2 4 1 के आधार पर यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे, चार्ट पेट्रोलियम से, नाइजर यूरेनियम से, रवांडा कॉफी या कहवा, और बेनिन का संबंध कपास से है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है इसका मुख्यालय कहां पर है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में। कहां पर, लंदन में है। यहाँ पर ए विकल्प आंसर हो जाएगा। देखिए, ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो संगठन है इसका हेड ऑफिस लंदन में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो याद रखिएगा, 1948 में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना हुई थी और 1959 में यानी 1959 में लंदन में हुए अपनी पहली बैठक के साथ ये संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंसी के रूप में समुद्री जहाजों की निगरानी करता है। क्लियर? तो पहली बैठक कब हुई, 1959 में, और स्थापना हुई 1948 में जेनेवा में, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में। क्लियर? वर्तमान में इसके 175 सदस्य देश हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। कब, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे
कि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर हम विकल्प में दिए गए अन्य डेट को भी देख लें तो जैसे 22 मार्च, तो याद रखेंगे 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। वहीं पर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है। सबसे पहली बात तो इस प्रश्न में करेक्शन की आवश्यकता है। वर्तमान डेटा के अनुसार इंडोनेशिया की नई राजधानी हो गई है नुस्तारा। क्लियर है? देखिए इस पर चर्चा पूर्व में हो भी चुकी है। क्लियर है? तो सबसे पहले इसका आंसर कर लीजिए कि जकार्ता किस द्वीप पर है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें कि जकार्ता किस पर है तो ये भी बात हुई है जावा द्वीप पर। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखेंगे जकार्ता किस द्वीप पर है, तो याद रखेंगे जावा द्वीप पर स्थित है और जावा के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित है जकार्ता। याद रखिएगा ये जो जकार्ता है ये अब इंडोनेशिया की राजधानी नहीं, अब इंडोनेशिया की नई राजधानी नुस्तारा है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि नुस्तारा किस द्वीप पर है, तो याद रखेंगे बोर्नियो द्वीप पर। यह भी प्रश्न बन सकता है। अगर आपसे जकार्ता पूछा जा रहा है कि किस द्वीप पर है तो नुस्तारा भी याद रखिएगा बोर्नियो द्वीप पर है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है ये पश्चिम में ओस से लेकर पूर्व में टॉरस जलडमरू मध्य तक है। यानी जो इंडोनेशिया है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करता है। और एक बात और याद रखिएगा कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के ये मध्य अवस्थित है। और इसकी नई राजधानी आपने देख ली नुस्तारा जो कि बोर्नियो द्वीप पर है। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस्लोत्स की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा उस्लोत्स की घाटी कहाँ पर है, तो रूस के कमचटका में। कहाँ पर? रूस के कमचटका में उस्लोत्स की घाटी स्थित है। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उस्लोत्स क्षेत्र है कौन? कमचटका प्रायद्वीप जो कि कहाँ पर है? रूस में। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मरुस्थल को चांदी की घाटी कहा जाता है, तो याद रखेंगे चांदी की घाटी किसको कहते हैं? आटाकामा को। यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा। तो स्पष्ट याद रखेंगे कि चांदी की घाटी किसको कहते हैं? आटाकामा मरुस्थल को चांदी की घाटी कहते हैं। और आप सभी इस बात से परिचित है कि जो आटाकामा मरुस्थल है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित शुष्क पठार है। और आटाकामा मरुस्थल का अगर विस्तार देख लें तो इसका विस्तार एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत महासागर तट तक है। और इसकी कुल दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर। नासा के अनुसार यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। तो देखिए अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे देश की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? लिचटेस्टेन। क्लियर है? क्या नाम है? लिचटेस्टेन। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? लिचटेस्टेन। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि प्रश्नगत देशों में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश लिचटेस्टेन है। ठीक है? और 160 वर्ग किलोमीटर वाले इस देश की आबादी 35,000 है। और याद रखिएगा ये जो लिचटेस्टेन है ये यूरोप का एक स्थलबद्ध देश है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है। तो देखिए अगर हम बात करें पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान की तो वो कहाँ पर है? चिली। ठीक है? अभी आपने एक प्रश्न में देखा था, ठीक है, कि नासा के अनुसार सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल जो कि कहाँ पर है? चिली में। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि विश्व पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान चिली देश में आटाकामा रेगिस्तान है जो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा, चांदी, अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं। और अभी आपने आटाकामा मरुस्थल के बारे में क्या देखा है कि इस मरुस्थल को चांदी की घाटी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं उसमें इथोपिया जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 देश हैं। कौन कौन से? सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ये चारों देश आपको याद होने चाहिए। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में अधिक वर्षा होती है। तो याद रखिएगा जो तस्मानिया वाला भूभाग है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का वहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तस्मानिया भूभाग में सबसे अधिक वर्षा होती है क्योंकि तस्मानिया एक पर्वतीय आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है और तस्मानिया में वर्षा के साथ साथ हिमपात भी होता है। क्लियर? और तस्मानिया का सर्वाधिक भूभाग नेशनल पार्क के रूप में संरक्षित है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके क्षेत्रीय आकार के दृष्टिकोण से आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट को व्यवस्थित। अब यहाँ पर ये जो महाद्वीपों के नाम दिए गए हैं इनको क्षेत्रीय आकार में आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब क्या है? छोटे से बड़े के रूप में। क्लियर? अगर हम छोटे से बड़े के रूप में देखेंगे तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपने ऑस्ट्रेलिया का रैंक लिख लिया।
फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन आ जाएगा, यूरोप, यानी यहाँ पर तीसरा लिख लेंगे फिर। और यूरोप के बाद कौन आ जाएगा, तो यहाँ पर यूरोप के बाद अंटार्कटिका यानी पहला। और उसके बाद कौन आ जाएगा, तो अंटार्कटिका के बाद बचा है कौन, दक्षिण अमेरिका यानी चौथा। तो कूट क्या बन रहा है, 2 3 1 4, और 2 3 1 4 के आधार पर यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसी प्रश्न को दूसरी तरफ पूछ लिया, यानी यहाँ पर अवरोही क्रम नहीं, यहाँ पर आरोही क्रम पूछ लिया। तो देखिए अगर हम आरोही क्रम के आधार पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर यूरोप, तीसरे नंबर पर अंटार्कटिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पर उत्तरी अमेरिका, छठवें स्थान पर अफ्रीका और सातवें स्थान पर एशिया आएगा। क्लियर। यह है आरोही क्रम, छोटे से बड़े का क्रम। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उस भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। तो देखिए मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा था, हेरोडोटस ने, यानी यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। देखिए हेरोडोटस ने नील नदी के संदर्भ में लिखा कि यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और लीबिया को 2 भागों में बांटती है। क्लियर है, नदी का उद्गम लीबिया के पश्चिम में है। क्लियर है, और इसका डेल्टा सबसे अधिक उपजाऊ जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। तो देखिए 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो स्पष्ट याद रखेंगे कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। क्लियर है, और इसमें ओजोन संरक्षण संबंधित अनेक निर्णय लिए गए थे। याद रखिएगा गर्म गैसों यानी CO2 और CH4 जैसे, या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरीन गैस के नियंत्रण पर जोर दिया गया था। क्लियर है, और इस संबंध में क्योटो, हेग तथा स्टॉकहोम में जलवायु परिवर्तन संबंधित गोष्ठियां और सम्मेलन किए गए थे। क्लियर, तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्लोब का संप्रति औसत तापमान होता है कितना। तो याद रखेंगे कि जो विश्व मौसम संगठन है इसकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का जो औसत तापमान है वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि विश्व मौसम संगठन के अकॉर्डिंग विश्व का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, जिसके अगली शताब्दी में बढ़ने की आशंका है क्योंकि भूताप वृद्धि का कारण गैसों का प्रभाव है, यानी गैसों का जो बढ़ता प्रभाव है ये भूताप में वृद्धि कर रहा है और इससे विश्व के औसत तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, जो मेडागास्कर है यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती है। यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कैलिफोर्निया, अल्जीरिया और साइप्रस में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि मेडागास्कर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। देखिए अगर हम बात कर लें भूमध्य सागरीय जलवायु की, तो देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध से 30 डिग्री से 40 अंश अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है और मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी हिस्सा और दक्षिण पश्चिम तट इसके उदाहरण हैं। क्लियर, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें फ्योर्ड तट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में फ्योर्ड तट नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है कि ये फ्योर्ड तट का मतलब क्या है। तो देखिए फ्योर्ड तट उच्च अक्षांशों की विशेषता है और वे हिमानियों के समुद्र निमग्न मुहाने हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि स्कॉटलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे और चिली आदि में पाए जाते हैं। क्लियर, तो याद रखेंगे ये जो ऑस्ट्रेलिया में फ्योर्ड तट नहीं होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, तो याद रखेंगे कनाडा में, नॉर्वे में, चिली में, स्कॉटलैंड में और ग्रीनलैंड में, यहाँ पर फ्योर्ड तट पाए जाते हैं। क्लियर, अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है यहाँ पर गर्मी में वर्षा नहीं होती है। कारण में लिख रहा है कि गर्मी के मौसम में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर नहीं बहती है। ये स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है कि जो ग्रीष्मकाल होता है तो उसमें सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होता है, तो इससे पछुआ पवन पेटी की उत्तर की ओर चली जाएगी और इस क्षेत्र में यानी उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें प्रवाहित होने लगती हैं। क्लियर, और स्थलीय क्षेत्र से आने के कारण शुष्क होती हैं और ये वर्षा नहीं करती हैं। क्लियर, तो ये यहाँ पर कथन सही है लेकिन कारण में जो दिया गया स्टेटमेंट है ये गलत है। तो यहाँ पर ए सही है और आर गलत है और इस आधार पर यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये बात याद रखेंगे। देखिए अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को देख लें तो लिखा हुआ है कि ग्रीष्मकाल में सूर्य के उत्तरायण होने से पछुआ पवन पेटी उत्तर की ओर सरक जाती है और इस क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें प्रवाहित होने लगती हैं। स्थलीय क्षेत्र से आने के कारण ये शुष्क होती हैं पवनें और ये वर्षा प्रदान नहीं करती। क्लियर, अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, 2
2,4-D। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा। धान के लिए प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक कौन है? 2,4-D। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि धान के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। 2,4-D का मतलब क्या होता है? 2, 4 और डी का मतलब होता है डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। क्लियर है? और ये मूल रूप से कार्बनिक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र है C8H6Cl2O3। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी पर धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन का एक कारक है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, मिलुटिन मिलनकोविच। किसने? मिलुटिन मिलनकोविच। तो इस प्रकार मिलुटिन मिलनकोविच ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट तौर पे ध्यान में रखेंगे। बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्या नाम है इनका? मिलुटिन मिलनकोविच। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो याद रखेंगे नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक जी टेलर। कौन है? जी टेलर। यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक जी टेलर ने किया और ये एक दर्शन शास्त्री आधारित विषय है और इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा होने वाली सभी घटनाएं पहले से ही उपस्थित पर्यावरणीय परिस्थिति द्वारा निर्धारित होती है। क्लियर? और जो यहाँ पर विकल्प सी में आप रेडजेल महोदय का नाम देख रहे हैं, रेडजेल ने मानव जाति का इतिहास और राजनैतिक भूगोल नामक ग्रंथ लिखा है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो याद रखेंगे ये युगांडा में। क्लियर? तो याद रखिएगा एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान युगांडा में। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो युगांडा में एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1954 में हुई थी और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 1978 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा विखंडन यार्ड स्थित है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा विखंडन यार्ड है, ये कहां पर? गुजरात में स्थित है। तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अब देखिए यहां पर एक बात याद रखिएगा कि गुजरात राज्य में तो है लेकिन किस जिले में है? तो याद रखेंगे जामनगर में। तो विश्व का सबसे बड़ा विखंडन यार्ड गुजरात राज्य में है। ठीक है? और ये क्या है? ये गुजरात का अलंग बंदरगाह यार्ड। क्लियर? और ये जामनगर में है और यहाँ पर हर साल औसतन 300 से 350 जहाज तोड़े जाते हैं और इसे जहाजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा विश्व गौरैया दिवस कब? 20 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगर हम अन्य डेट की भी बात कर लें तो 15 मार्च को याद रखेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च को क्या मनाते हैं? तो याद रखेंगे विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है 20 मार्च को गौरैया दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि शुक्ला फाटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो देखिए शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? नेपाल। क्लियर? तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर? नेपाल में स्थित है। क्लियर? अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि नेपाल का जो तराई इलाका जिसको कंचनपुर जिले के नाम से जानते हैं, वहां पर यह अभ्यारण्य फैला हुआ है 305 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में और इस शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1969 में यानी 1969 में की गई थी, जिसे 1976 में वन्यजीव संरक्षण स्थल के तौर पर शामिल किया गया। किसको? शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य, कंचनपुर, नेपाल। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संसार का सबसे बड़ा देश। तो देखिए अगर हम संसार के सबसे बड़े देश की बात करें तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। डी विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम संसार के सबसे बड़े देश में देखें तो यहाँ पर रूस है। क्लियर? रूस के बाद कनाडा है और कनाडा के बाद अमेरिका है। क्लियर? तो रूस और कनाडा ऑप्शन में नहीं थे तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा और यूएसए के बाद चीन और ब्राजील। क्लियर? तो ये बात आप स्पष्ट तौर पर पहले भी जान चुके हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोसकीट पालन विकसित है, यानी यहाँ पर रेशम उत्पादन, बागवानी और अंगूर की खेती के लिए पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्लियर? तो आप जानते हैं कि ये जो खट्टे फलों का उत्पादन है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ज्यादा है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी और कोसकीट पालन यानी रेशम उत्पादन ये किस क्षेत्र में? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विकसित है। भूमध्य सागरीय प्रदेश उत्तर और दक्षिणी गोलार्धों में 30 से 45 अंश अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इसकी जलवायु विशेषता है कि सर्दियों में यहाँ पर वर्षा होती है। अभी आपने एक पिछले प्रश्न में कथन और कारण में भी ये प्रश्न देखा था। क्लियर?
तो देखिए यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि सर्दियों में वर्षा होती है और ग्रीष्म काल में सूखा रहता है। रसीले फलों के लिए विख्यात और बागवानी क्षेत्र के लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागवान की भूमि के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रूस के पूर्वी तट का प्रमुख भू उपयोग है। तो देखिए रूस का जो पूर्वी तट है इसका प्रमुख उपयोग क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वानिकी। यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो रूस का पूर्वी तट जो है ये वानिकी के तौर पर उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए पहला दिया है आइसोबार। तो देखिए आइसोबार जो है ये वायुदाब से संबंधित, तो ये सही है। आपको पता है कि आइसोबार क्या करता है? सम दाब को दर्शाने के लिए जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है, यानी समान दाब वाले स्थानों को मिलाते हुए जो काल्पनिक रेखा, उसको क्या कहते हैं? आइसोबार। इसी तरह से बी विकल्प में लिखा है आइसो हाइट। तो देखिए आइसो हाइट का मतलब क्या हो गया कि वर्षा की जहां पर समान मात्रा है उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट कहते हैं। तो ये भी बात सही है। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है? सी विकल्प में लिखा है आइसो हेलाइन। देखिए यहाँ पर इसको बर्फ वर्षा से कोरिलेट किया गया, ये गलत है। देखिए जो आइसो हेलाइन है ये समुद्र जल में खारेपन की मात्रा को प्रदर्शित करने वाले स्थानों का मिलाते हुए रेखा खींची गई। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखेंगे सी विकल्प सही सुमेलित नहीं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। और अगला लिखा हुआ है आइसोबाथ और लिखा है गहराई के संदर्भ में। तो ये तो सही है कि समुद्र के अंदर जो समान गहराई वाले स्थान है इनको मिलाते हुए जो काल्पनिक रेखा खींची गई है इसको आइसोबाथ कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सभी स्थानों के बारे में डिटेल बताया गया, जरा देख लीजिए जल्दी से। आइसोबार की बात करें तो समदाब को दर्शाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, यानी समान दाब वाले स्थानों को मिलाते हुए जो रेखा खींची गई काल्पनिक रेखा, उसको आइसोबार कहते हैं। आइसो हाइट की बात करें तो वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आइसो हाइट कहलाती है। आइसो बाथ की बात करें तो समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसो बाथ कहते हैं। आइसो हेलाइन की बात करें तो समुद्र जल में खारेपन की मात्रा को प्रदर्शित करने वाली रेखा को आइसो हेलाइन कहते हैं। अगर बात करें आइसोगोनिक की तो याद रखिएगा समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोगोनिन कहते हैं। क्लियर? तो आइसोगोनिक किसको कहते हैं? समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को। अगला जो नाम है वो है आइसोहेल। याद रखिएगा समान सूर्यताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेल। और आइसोनेफ किसको कहते हैं? तो आइसोनेफ कहते हैं समान औसत मेघाच्छादन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोनेफ। तो यहाँ पर आपका ये सभी बात स्पष्ट तौर पे याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि माउंट निम्बा यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल है, निम्नलिखित में से किन देशों में स्थित है? यानी माउंट निम्बा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, गिनी और आइवरी कोस्ट। याद रखिएगा ये जो माउंट निम्बा है जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता है, ये गिनी और आइवरी कोस्ट के बीच में स्थित है। क्लियर है? तो डी विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये तो आपने देख लिया कि माउंट निम्बा ये गिनी और आइवरी कोस्ट के बीच में स्थित है। याद रखिएगा आइवरी कोस्ट जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है और इसकी सीमाएं गिनी, लाइबेरिया, माली, घाना और बुर्किना फासो से लगती है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कांगो बेसिन की जनजातियां अपने रहने हेतु झोपड़ियां निम्नलिखित में से कहां बनाती हैं? तो ध्यान रखिएगा पेड़ों के ऊपर। कहां पर? पेड़ों के ऊपर। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है? तो याद रखेंगे इस बात को कि कांगो बेसिन में जो जनजाति है ये अपने रहने के लिए झोपड़ियां कहाँ? पेड़ों के ऊपर बनाती है। क्लियर? और अगर आपको याद हो कि जो कांगो बेसिन है यानी कांगो गणराज्य, जायरे, ये कांगो, गैबन और युगांडा ये सभी इसमें आते हैं और यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी जनजाति पाई जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। देखिए डिटेल में भी यहाँ पर दिया गया है कि कांगो बेसिन, कांगो गणराज्य, जायरे, कांगो, गैबन, युगांडा आदि प्रदेशों में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। ये जनजातियां प्रायः स्थायी निवास नहीं करती हैं। भूमि के तर रहने तथा विषैले कीड़े मकोड़े और हिंसक पशुओं की अधिकता के कारण ये लोग अधिकतर पेड़ों के ऊपर निर्मित मचान पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। क्लियर? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। और याद रखिएगा इसमें घुटनों के बल रेंग कर जाया जाता है और इन आवासों को क्या कहते हैं? तो इन आवासों को मोंगुलस कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोंगुलस कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मापक टार्नेडो की तीव्रता मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखेंगे टार्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए फुजीटा स्केल यूज में होता है। ये पूर्व में चर्चा भी हो चुकी है। तो याद रखेंगे टार्नेडो की तीव्रता मापन के लिए फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? और वहीं पर अगर पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता के लिए तो याद रखेंगे रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है और टार्नेडो की मापन के लिए तो उसकी तीव्रता मापन के लिए फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप सामान्य रूप से टार्नेडो से संबद्ध करेंगे? तो टार्नेडो से किसको संबद्ध करेंगे? मैक्सिको की खाड़ी को। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। मैक्सिको की खाड़ी से टार्नेडो को संबद्ध करेंगे क्योंकि याद रखिएगा मैक्सिको की खाड़ी में सामान्य रूप से
टॉर्नेडो, और ये क्या है, ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर टॉर्नेडो की उत्पत्ति विश्व के किसी भी भाग में हो सकती है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका टॉर्नेडो का सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन प्रदेश है। क्लियर, ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखनी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका टॉर्नेडो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रजनन प्रदेश है, और यूएसए के 40 अंश उत्तरी अक्षांश के दक्षिण और रॉकीज पर्वत के पूर्व में बृहद क्षेत्र में टॉर्नेडो का विकास अप्रैल से सितंबर तक होता है। ये समय भी आप याद रखेंगे। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि यूएसए के 40 अंश उत्तरी अक्षांश के दक्षिण और रॉकी पर्वत के पूर्व में बृहद क्षेत्र में टॉर्नेडो का विकास अप्रैल से सितंबर तक होता है। याद रखिएगा, ग्रेट प्लेन्स यानी बृहद मैदान में टॉर्नेडो की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि डेटम रेखा के संदर्भ में। तो देखिए, डेटम रेखा क्या है, ये एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर। तो याद रखेंगे, डेटम रेखा क्या है, तो डेटम रेखा वो काल्पनिक रेखा है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु के एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई अथवा गहराई को मापा जाता है। क्लियर। याद रखेंगे, डेटम एक स्वयं द्वारा निर्धारित की गई स्थायी वस्तु होते हैं। क्लियर, यानी ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, और डेटम द्वारा ऊंचाई पृथ्वी की सतह के सापेक्ष नापी जाती है। क्लियर। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, और सामान्य रूप से याद रखिएगा कि डेटम रेखा एक क्षैतिज काल्पनिक रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। क्लियर। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। देखिए, यहाँ पर केंद्र है और उद्योग है। ओसाका, तो आप जानते हैं ओसाका सूती वस्त्र से, यानी ए को तीसरे के साथ। डेट्रॉइट, ये ऑटोमोबाइल्स यानी मोटर कार, तो यहाँ पर बी को आप चौथे के साथ। क्यूबा की बात करें तो सिगार के लिए, तो यहाँ पर आप सी को पहले, और सेंट पीटर्सबर्ग को आप पोत निर्माण से सुमिलित करेंगे, यानी डी को दूसरे के साथ। तो यहाँ पर कूट क्या बन रहा है, 3 4 1 2, और 3 4 1 2 के आधार पर यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2022 के प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखेंगे, ओसाका सूती वस्त्र, डेट्रॉइट मोटर वाहन, क्यूबा सिगार के लिए, और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। तो इस प्रकार आज विश्व का भूगोल भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर भूगोल का जो ये पूरा सब्जेक्ट है जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये पूरा कंप्लीट करा दिया गया, विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया गया। इसी तरह 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए जाएंगे। याद रखिएगा कि घटना चक्र का जो संचय सीरीज है उसके माध्यम से भारत का इतिहास और राज्य व्यवस्था ये कंप्लीट कराई जा चुकी है, प्लेलिस्ट बनी है, उससे आप उसको भी जरूर कवर कर लेंगे, क्योंकि वहां पर भी डिटेल व्याख्या के साथ किया गया है, और इस बुक के माध्यम से भी डिटेल में सभी सब्जेक्ट 1 बाय 1 कंप्लीट कराए जाएंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।